हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईसीएसई बोर्ड। तो बच्चों, हम लोग वापस से मिल रहे हैं एक नए यूट्यूब पे एक लेक्चर लेके आ रहे हैं जिसमें लोग पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग ने कल क्या किया था? कल तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस किए थे। कौन कौन से? एक था एग्रीकल्चर, जो कि अभी बचा है, सॉरी। ठीक है, Recording in एक progress. था क्लाइमेट, और एक था क्या कहते हैं आपका सॉइल रिसोर्स और वाटर रिसोर्स। आज हम लोग क्या करेंगे, आगे के तीन चैप्टर्स जो और इंपॉर्टेंट है उनके हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको पता है कि अब आपके बोर्ड्स एकदम सर पे आ चुके हैं और आप एक तरीके से क्या होगा, हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा आप लोगों का। पढ़ पढ़ के आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई तैयारी कैसी है। तो एक तरीके से ये एक चेक है कि आप देख रहे हो कि आपका क्या कैसे प्रिपरेशन चल रही है, राइट। और हम लोग क्या करेंगे, आज तीन चैप्टर जो डिस्कस करेंगे उसमें हर चैप्टर के आपके कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन होंगे। वो क्या करेंगे, वो 15-20 चैप्टर क्वेश्चंस जो होंगे, वो 15-20 क्वेश्चंस आपके 15-20 कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो यानी कि विद द एंड ऑफ द वीडियो आप देखोगे, 1 घंटे के बाद आप देखोगे कि आपके 60 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन जो भी खत्म होंगे, तो जितने भी क्वेश्चंस खत्म होंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। जैसे कि हम लोग ने कल भी ऐसे किया था। हम लोग ने 45 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और 45 क्वेश्चंस में से कम आपके 40 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। और फिर उन्होंने जब उसको पीवाईक्यू से डिस्कस किया था तो आपने देखा था जितने भी एमसीक्यूज के क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से पूछे गए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं आज, हम लोग अगले तीन चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो? ये है मिनरल इंडस्ट्रीज, मिनरल रिसोर्सेस और ट्रांसपोर्ट। अभिनंदन, जस्ट लेट मी नो की आवाज आ रही है कि तुम्हें कि नहीं? यस सर, आ रही है। ओके, टूल। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि मिनरल इंडस्ट्रीज, मिनरल रिसोर्सेज और ट्रांसपोर्ट, ये तीन चैप्टर्स हैं। ठीक है, इनके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो। डैश इंडस्ट्री फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन एनी कंट्री। ठीक है। सर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ओके अभिनंदन, मैं कह रहा हूं कि तुम क्या करना है, अब से जितने भी मैसेजेस होंगे ना तुम चैट पे मैसेज किया करो। ठीक है, फिर लास्ट में जब ओके। हम लोग जब देखेंगे, हम लोग लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में ओके 20 सर। 20 मिनट्स का डिस्कशन होगा, उसमें आप मैसेज कर दे ऑन करके वॉइस हम डिस्कस कर लेंगे। चलो, इसका आंसर क्या होगा वैसे तो? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्यों है? आपको भी पता है कि भाई बैकबोन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। आयरन इंडस्ट्री एक होता है बेसिक इंडस्ट्री, राइट। बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है? बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके ऊपर बाकी जो इंडस्ट्रीज होंगी वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होगी। ठीक है, यानी कि वो बेस प्रोवाइड कर रही होंगी। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है, वो एक तरीके का क्या है, बैकबोन है। चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी का हो, चाहे वो शुरुआत का हो, राइट। जब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया था तो आप ये समझोगे वहां पे आयरन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, वो मशीन है, वो आप जानते हो कि स्टीम इंजन था, बट वहां पे भी तो आयरन का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होती है, वो बैकबोन होती है किसी भी देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। अगर कोई देश आप देख रहे हो कि वो अगर डेवलप नहीं है, ठीक है, आप समझोगे कि आप देखोगे कि वहां पे क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो ये बेसिक इंडस्ट्री होती है ना, वो देखोगे वो डेवलप नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जहां पे भी ये आयरन स्टील इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हो गई, वो देश अपने आप आगे क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज क्या है, ये समझो कि अगर आप समझो कि आपके आस पड़ोस के देश है, जैसे आप इंडिया, इंडिया के चारों तरफ अगर देश देखोगे, आपको लग रहा है कि देश आगे डेवलप कर रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं चाइना डेवलप कर रहा है, तो चाइना, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब क्यों डेवलप कर रहे हैं? सबसे बेसिक क्या है, उनकी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज क्या है, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री क्या होती है, बैकबोन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, डैश इज यूज फॉर हार्डनिंग ऑफ स्टील। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है जिसमें हार्डनिंग ऑफ स्टील पूछते हैं, हार्ड स्टील कैसे हार्ड किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 का ए। ओके, 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 ए अरस्तुनिशा, तन्मय, क्वेश्चन 2 का ए। ठीक। क्या होगा हार्डनिंग ऑफ स्टील, मतलब क्या है, सिंपल ये समझो कि स्टील, आपको पता है कि स्टील क्या होती है, कई टाइप्स की स्टील होती है। ठीक है, तो जैसे कोई स्टील्स होती हैं जो आप देखोगे आराम से, आप देखते हो मुड़ जाती है ना। जैसे आप घर में प्लेट्स का इस्तेमाल करते हो, वो भी स्टील के प्लेट्स होते हैं। ठीक है, वो देखते हो कुछ मुड़ जाते हैं, कुछ होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। तो वो हार्ड कैसे होता है, तो हार्ड एक पर्टिकुलर मेटल मिलाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंगनीज। ठीक है, करेक्ट आंसर है ये तुम्हारा, क्या कहते हैं, अमरेंद्र और बाकियों का भी, आयुष, आकांक्षा, सबका आंसर सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय यूजिंग क्रोमियम डैश एंड टंगस्टन। इसमें क्या आंसर होगा? ठीक है, आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय यूजिंग क्रोमियम एंड टंगस्टन एंड विच मेटल? ओके, कार्बन,
अमरिन कार्बन बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं अमरिन, आंसर इसका क्या है, निकल। ठीक है, अच्छा गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि ये कई मेटल्स होते हैं जिनको क्या करते हैं हम लोग आयरन में इस्तेमाल करते हैं, आयरन के साथ यूज करते हैं, मिक्स कर लेते हैं ताकि क्या हो, जैसे हम लोग एलॉय पढ़ते हैं, एलॉय क्या होता है, एलॉय एक मेटल हो गया, उसके साथ हम कई और मेटल्स को मिलाते हैं ताकि उसकी क्या हो, प्रॉपर्टीज और अच्छी हो जाए। ठीक उसी तरीके से गैल्वेनाइजेशन होता है। गैल्वेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एक मेटल होता है जिसको बोलते हैं जिंक। ठीक है, अक्सर जिंक के साथ क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। इसका मतलब क्या है, सिंपल क्या है, आयरन में जब आप इन सारे मेटल्स को मिलाओगे तो जब आपका आयरन होता है वो रस्ट फ्री हो जाता है, उसमें आपको जल्दी देखोगे रस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन अगर पूछा जाए कभी भी, क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? ओके अशतोनिशा, निकल सही आंसर है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन सिंपल ये बोलोगे, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस विच हेल्प टू मेक आयरन रस्ट फ्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, आयरन को अगर गैल्वेनाइज करना होगा तो क्रोमियम हो गया, निकल हो गया और टंगस्टन हो गया। और कई बार ये तीनों ना लिखे हो और खाली जिंक लिखा हो तो सीधे सीधे जिंक लिख के आना, क्योंकि जिंक ही है जो सबसे ज्यादा यूज होता है गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। ठीक है, चलो अब आता है द मॉल्टन आयरन दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ओर रिडक्शन इज नोन एज, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, मतलब जब ओर रिडक्शन होता है आयरन का तो उसमें से जो मॉल्टन आयरन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? ए कास्ट आयरन, पक्का हमने? यस सर शायद। देखो एकदम रीसेंट, मतलब एकदम फ्रेश जो आयरन निकल रहा होता है मॉल्टन वाला, उसको तुम कास्ट आयरन कैसे बोलोगे? कास्ट आयरन क्या होता है? जिसको तुम अब कास्ट कर रहे हो, नई नई शेप्स एंड साइजेस में बना रहे हो, वैसे याद करो। ठीक है, नाम से पता चल जाता है भाई, कास्ट आयरन। पिग आयरन होता है उसका आंसर, इसका आंसर क्या है, पिग आयरन। देखो सिंपल चीज, हाँ सुमिता सही आंसर है, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या है, पिग आयरन। देखो ओर रिडक्शन क्या होता है, अच्छा आयरन के कितने ओर्स होते हैं अब इन्हें पता है, जल्दी से बताओ, चैट यस में। सर 4। कौन कौन से? सर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और एसेथाइट। साइड राइट। यस सर साइड। ठीक है, अब ये तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा होता है? सर मैग्नेटाइट। ओके चलो ठीक है, मैग्नेटाइट होता है, हेमाटाइट भी होता है, ये दोनों सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो अब ये समझो जब इन ओर्स को रिड्यूस किया जाता है ना तो स्मेल्टिंग होती है। स्मेल्टिंग में आप देखते हो कई सारे ओर्स के साथ कई सारी चीजों को मिलाया जाता है, जिसमें आप सिलिका इस्तेमाल कर रहे हो, लाइमस्टोन इस्तेमाल कर रहे होते हो। ठीक है, वो क्या कर रहे होते हो, आप आयरन ओर के साथ मिक्स करके उसमें से जब आयरन निकालते हो तो जो एकदम नया आयरन निकलता था जिसको मॉल्टन आयरन बोलते हैं, वो असल में क्या होता है, वो पिग आयरन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पिग आयरन है। कांशा सिंह सही आंसर। ठीक, ओके यस चलो चलो चलो, अगला क्वेश्चन बताओ। Dash is the largest steel making body in India in public sector. जल्दी अभिनंदन। सर 4th। अभिनंदन चैट। ओके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पक्का? ठीक है, चलो इसका आंसर क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कभी कभी सेल भी बोलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आगे होता है लिमिटेड। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, तो सिंपल क्या है, सेल होगा आंसर। हाँ ओके ओके, अच्युत सही आंसर है, अच्युत। ओके ओके, तो निशिया राइट, सही आंसर है ये। इसमें क्या है, आप देखते हो सेल आंसर होगा। इसका सिंपल रीजन क्या है, आप देख रहे हो क्या पूछ रहे हैं कि लार्जेस्ट स्टील मेकिंग बॉडी। अगर लार्जेस्ट स्टील मेकिंग बॉडी बोल दे तो वो तो भाई इंडिया में कई प्राइवेट कंपनीज भी हैं, जैसे टाटा है, टाटा भी बहुत ज्यादा स्टील बनाती है। पर उसने क्या बोला है, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब वो कंपनी जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट कंपनी जिसको बोलते हैं। तो कौन सी कंपनी है, वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक, चलो अब आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट वेयर सेल प्रोड्यूस आयरन। कौन से हैं दो जहां पे आप देखते हो सेल प्रोड्यूस करता है आयरन? कौन कौन से हैं दो जो इंटीग्रेटेड हैं एक दूसरे से, मतलब कि साथ में काम कर रहे होते हैं? पता है? चलो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, भिलाई एंड दुर्गापुर। देखो अगर कभी ऐसा लगे कि भाई इस क्वेश्चंस में समझ नहीं आ रहा क्या आंसर होगा, अब ये समझा करो, बाकी आंसर देखा करो। जैसे सालेम और भद्रावती, ये नाम से पता चल रहा है ये साउथ के हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम, विजयनगर, ये भी साउथ के हैं। और हम कहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं। और दुर्गा ये कहां पे है, ये छत्तीसगढ़, आप झारखंड इन एरियाज में देखोगे वहां पे पाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी स्टील, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि अगर कहीं आयरन स्टील इंडस्ट्री लगानी है तो क्या चीजें होती हैं, क्या देखा जाता है, बताओ अभिनंदन जल्दी से। अगर कहीं पे आयरन स्टील सर इंडस्ट्री,
सर हाँ कोल का सप्लाई होना चाहिए, आसपास कोई कोल माइन होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए और ओके, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। हाँ ठीक, सही चीज है ना। ओके, अरस्टनीशा सही आंसर है। ठीक है, तो सिंपल चीज क्या है, आप ये समझो कि भाई अगर कहीं पे भी आप देख रहे हो, कहीं पे भी आपकी आयरन स्टील इंडस्ट्री है, तो आप देखते हो आसपास कोल होना चाहिए। ठीक है, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ये सबसे बेसिक बेसिक चीज है। लाइमस्टोन आपको मिल रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या है, रॉ मटेरियल जहां जहां मिल रहा है, तो इन सब जगहों पे देखोगे ये वो जगह है जहां पे आपको सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो मान लो अगर एग्जाम में आपको कोई पॉइंट समझना है कि भाई इसमें से आंसर क्या होना चाहिए, तो आप ये देखा करो ऑप्शंस में क्या दिया है। ठीक है, ऑप्शंस हो सकता है कई बार आपको आंसर खुद ही बता दे। चले, अगला क्वेश्चन क्या है, इज द ओल्डेस्ट स्टील प्लांट इन द कंट्री, कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टील प्लांट इन द कंट्री? ठीक है, चलो, हमने इसका आंसर तुमने ए बताया है। ठीक है, यस सर। इसका आंसर ए कैसे हो सकता है, टेस्को कैसे हो सकता है? आंसर टेल्को है ब्रो। आप ये समझो, देखो, सर टाटा से टाटा होता था ना कुछ। हाँ तो टी, जब टेल्को का फुल फॉर्म देखोगे तो टेल्को ही टाटा है। अच्छा सर, वो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। वो मैं समझ गया। ठीक है, ये टेल्को जो है ये है आपका क्या, टिस्को। टिस्को नहीं होगा भाई, टिस्को कैसे होगा, टेल्को होगा। ठीक है आकांक्षा, टेल्को होगा, क्या होगा, ये ओल्ड स्टील प्लांट है। ठीक है, जो जमशेदपुर में आप बोलते हो ना, जो स्टील प्लांट सबसे पुराना है, वही है ये। ठीक है, सर जमशेदपुर में तो टिस्को ही था। टिस्को है पक्का? यस सर। यस सर। अच्छा, फुल फॉर्म बताओ टिस्को का। सर टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। आयरन नहीं, नहीं कुछ। वो, अच्छा अच्छा। नहीं नहीं वो नहीं होगा। ठीक है, टेल्को होगा आंसर। चलो, चलो, भिलाई स्टील प्लांट स्टैब्लिश कोलैबोरेशन विद, किसके कोलैबोरेशन से भिलाई स्टील प्लांट खोला गया? भिलाई स्टील प्लांट किसकी, किस कंट्री की? जैसे इंडिया में कई सारी चीजें होती है ना। हाँ आकांक्षा सिंह, यू आर राइट। ठीक है, अब ये समझो, हर स्टील प्लांट इंडिया में क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, हम लोग किसी ना किसी कंट्री के साथ की हेल्प से बनाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि साउथ में कई सारे हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं बाहर की कंट्री से, चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया हो, सबसे हम हेल्प लेके क्या करते हैं, उन इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, अगर हम भिलाई स्टील प्लांट की बात करें तो किसकी मदद से बनता है ये? यूएसएसआर की मदद से बनता है। यूएसएसआर का पुराना नाम क्या है, सॉरी, यूएसएसआर का नया नाम क्या है? रशिया। रशिया, राइट। रशिया की हेल्प से हमने क्या किया है, छत्तीसगढ़ में ये भिलाई स्टील प्लांट शुरू किया है। ठीक है, हाँ ओके शिवा, सही आंसर है आपका। ठीक है, ओके ओके, तन्मय करेक्ट आंसर। अच्छा, भिलाई प्लांट इज लोकेटेड इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ, अच्छा अभी अगला क्वेश्चन, भिलाई प्लांट किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है, सॉरी? सी, भिलाई स्टील प्लांट कहां पे है? भिलाई स्टील प्लांट आप देखोगे, वो भिलाई स्टील प्लांट इंडिया के छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, राइट राइट राइट, छत्तीसगढ़ स्टेट में। दिशु, आकांक्षा, सही आंसर, सही सही सही। ठीक, ठीक है, तो आप ये समझो कि आपका जो भिलाई स्टील प्लांट है, आप देखो, अब इसको मैं, ये एमसीक्यू इसलिए दिया गया, देखो ये समझो, जो बोर्ड्स में क्वेश्चन होंगे, बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा कि भिलाई, आपको कल हम लोग प्री बोर्ड वाले क्वेश्चन दिखाए भी थे, उसमें हम देख रहे थे कि नेमिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भिलाई स्टील प्लांट किस स्टेट में, और प्लस आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि मैपिंग में भी पूछ सकते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे। तो इसलिए ये एमसीक्यूज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खाली ये मतलब एमसीक्यूज तो है ही है, ये आपके वो जो जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द मेन सोर्स ऑफ पावर फॉर द भिलाई स्टील प्लांट कम्स फ्रॉम द पावर स्टेशन एट, मतलब जो आपका भिलाई स्टील प्लांट है उसको उसको इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिल रही है? ठीक है, मतलब इसमें क्या पूछा जाता है, कौन से स्टेशन से आप देखते हो कि उसको क्या मिल रही है, भिलाई स्टील प्लांट को बिजली क्या मिल रही है, वो है क्या, पावर स्टेशन एट कोरबा। ठीक, कोरबा में है, आप देखोगे कोरबा में पावर स्टेशन है जहां पे आप देखोगे कि आपको ये जो पावर सप्लाई है वो भिलाई स्टील प्लांट को मिल रही है। ठीक, चलो, द राउरकेला स्टील प्लांट वाज बिल्ट इन द कॉर्पोरेशन ऑफ विच कंट्री एंड वेयर, मतलब कहां पे और किस कंट्री की मदद से बनाई गई?
ठीक है, पहले तो ये बताओ राउरकेला है कहां पे, किसी को पता है राउरकेला कहां है? राउरकेला कहां पे है? है ना, किसी को पता है? और राउरकेला कहां पे है? राउरकेला स्टील प्लांट कौन से स्टेट में है? अवनिंद्र, विश्वजीत? यस सर। किस सर स्टेट? ओके, मोहम्मद आसिफ, सुमिता दास, सही आंसर। ओडिशा सर। ओडिशा, ओडिशा सही आंसर है, राइट। ओडिशा सही आंसर है, मोहम्मद आसिफ करेक्ट आंसर, राइट राइट राइट। अधुरिजा, राइट, सही आंसर, ओडिशा ओडिशा। ठीक है, तो राउरकेला स्टील प्लांट कहां पे? ओडिशा में है। अब देखो अब इसमें से कौन सा है जो, अब आपको इतना तो पता नहीं होगा इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बट इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सिंपल क्या है? फोर्थ। कौन सा? जर्मनी, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुंदरगढ़। जर्मनी की हेल्प से हमने क्या किया? राउरकेला वाला क्या कहते हैं स्टील प्लांट बनाया। देख रहे हो, इससे पहले हमने भिलाई पढ़ा, भिलाई स्टील प्लांट में किसकी हेल्प ली? हमने यूएसएसआर की ली। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट में हमने क्या किया? जर्मनी की ली। तो मतलब हम क्या करते हैं, कंट्रीज जो हम लोग से थोड़ा डेवलप्ड है, हम लोग से उनसे थोड़ी हेल्प इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो हमको हमारे लिए क्या करती है? हेल्पफुल होती है। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, एज एन इंडियन कंट्री क्या करती है? इंडिया एज अ कंट्री जो और वीक कंट्रीज हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप देखोगे कभी कभी न्यूज में कि इंडिया हेल्प करती है बांग्लादेश को उसके यहाँ पे स्टील प्लांट बनाने में। यानी कि आप समझो कि हम लोग क्या करते हैं, वहां से टेक्नोलॉजी चलाते हैं और हम अपनी टेक्नोलॉजी उनको बेच रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, इससे जो कंट्रीज को जरूरत होती है कम पैसे में कोई टेक्नोलॉजी लेने की, वो हमारे पास आ जाता है। अब देखो, जैसे हम लोग पढ़ते नहीं कि एक मार्स ऑर्बिटल मिशन था जिसको 2013 में लॉन्च हुआ था। 2013 में लॉन्च हुआ था, उसका प्राइस कुछ 400 या 300 करोड़ के आसपास था, इससे ज्यादा था भी नहीं। बस वहीं पे देखोगे नासा का सिंपल मार्स का जो मिशन था वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में चला गया था। तो सिंपल क्या चीज है, आप देखोगे इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है ना, उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है। तो अब इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जिसको भी कोई सस्ती चीज चाहिए होती है वो इंडिया आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हम लोग क्या करते हैं उसके प्राइस हम लोग के पास वैसे भी, आप ये समझो कि जो चीजें बाहर बहुत महंगी मिलेंगी, ये इकोनॉमी का एक टर्म होता है, वो अभी आपके काम का नहीं है, बट जो चीजें बाहर बहुत महंगी मिलती है वो इंडिया में क्या होता है, उसकी प्राइसेस बहुत कम है। इसलिए देखोगे अक्सर लोग जो बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स होते हैं वो फॉरेन में ना करा के वो इंडिया आ जाते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, जो स्टील प्लांट्स हैं या कोई भी, इनसे टेक्नोलॉजी लेनी होती, कई बार कंट्रीज क्या होती है टेक्नोलॉजी नहीं देती है ना, वो क्या करते हैं टेक्नोलॉजी नहीं देती, ऐसा बना के देती है। जैसे हम लोग कभी कभी जेट फाइटर्स मंगाते हैं बाहर की कंट्री से, तो क्या करते हैं, कहते हैं जेट फाइटर ले लो, 10 नहीं 1000 ले लो, पैसा दे दो हम दे देंगे, बस आपको उसकी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई तो हम उनसे सस्ते में वो चीज बना के दे देंगे। समझ गए? इसलिए क्या होता है, हम लोग बाहर बाहर की कंट्री से हेल्प ले रहे होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, विशाखापट्टनम इज द फर्स्ट डैश बेस्ड स्टील प्लांट इन, कौन सा विशाखापट्टनम में कौन सा प्लांट है? ठीक है, विशाखापट्टनम एक तरीके से ये समझो, हाँ सही, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी, सही बात है सुमिता दास, करेक्ट आंसर। परचेजिंग पावर पैरिटी वो है, वो इकोनॉमी का टर्म जिसमें मुझे लगा था शायद नहीं आता होगा, बट पता है, अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, आप ये समझो विशाखापट्टनम कहां पे? शिप बिल्डिंग हब, बिल्कुल सही अवनिंद्र। ठीक है, शिप बिल्डिंग हब क्या है, एक ये समझो विशाखापट्टनम, आप जानते हो कि विशाखापट्टनम पोर्ट सिटी भी है, तो आप देखोगे वो क्या होगा कि वहां पे आप स्टील प्लांट भी देखोगे, आप वहां पे केमिकल फैक्ट्रीज भी देखोगे। ठीक है, आप वहां पे कई सारी और इंडस्ट्रीज देखोगे। क्यों? क्योंकि पोर्ट के पास जितना देखोगे, पोर्ट के पास चाहे वो वेस्ट साइड हो चाहे ईस्ट साइड हो, जैसे ये है, आप देखोगे तो जैसे यहां पे जितने पोर्ट्स होंगे आप देखोगे अक्सर केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई और बाकी रिफाइनरीज हो गई, ठीक, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होगी, वो सब के सब पोर्ट के आसपास होंगी। सिंपल चीज क्या है, क्यों? क्योंकि हम बाहर से चीजों को मंगाते हैं, यहीं पे हम क्या करते हैं, यहीं पे फैक्ट्री लगा के या तो जो चीज एक्सपोर्ट करनी होगी एक्सपोर्ट कर देंगे, और अगर इंडिया में लानी होगी तो उसको बाय रोड लेके आ जाएंगे। तो सिंपल चीज क्या है, जो चीज हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको अक्सर हम लोग पोर्ट पे ही चीजें निपटा देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट ऑब्टेन्स आयरन फ्रॉम डैश इन छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ में कहां से इसको क्या मिल रहा है, क्या आयरन मिल रहा है, जल्दी से। मतलब विशाखापट्टनम जिसको हम वाइजैक भी बोलते हैं, ठीक है, वाइजैक, ओके। अभिनेंद्र, अंशिका, नो 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 वी आर नॉट इन, चलो चलो, बाकी सब कहां, सुहा क्या आंसर होगा इसका भाई, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट कहां से मिलता है उसको? बी, चलो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, दुर्ग। अभिनंदन, सही आंसर है। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ में ही आपका क्या दुर्ग वाला, आपको जहां पे आयरन ओर मिलता है उसको क्या कहते हैं, वहां से आप क्या देख रहे हो कि वहीं से आपको दुर्ग वाले आयरन ओर को इस्तेमाल होता है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में। ठीक, चलो फिर आता है
डैश आर द ऑर्गेनिक केमिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसमें से कौन से हैं जिनको जिनको हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकालते हैं, जैसे एलपीजी कोल हो गया, वैसे किसको निकाल रहे होते हैं? इनमें से कौन सा है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है? ठीक है, चलो चलो जल्दी। मतलब ये इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जिनको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक एलपीजी कोल के जैसे, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको कौन सा टर्म यूज करते हैं? फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स यूज करते हैं उनके लिए वो टर्म, या पेट्रोकेमिकल यूज करते हैं, या पेट्रो डेरिवेटिव्स यूज करते हैं? ओके सुमिता, यू आर सेइंग पेट्रोकेमिकल्स, राइट। और बाकी सब एग्जाम में सेक्शन बी के लिए एक्स्ट्रा 6 चैप्टर कौन सा कर? देखो पहले तो आप ये देखो कि आपके पास 5 चैप्टर जो होने चाहिए। अब पहली बात तो आप ये देखो ना, आप पढ़ना तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि आप एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आप सारे चैप्टर्स छोड़ ही नहीं सकते। 5 चैप्टर्स को आप क्या करो, 5 चैप्टर्स को आप पहले बाय हार्ट याद कर लो, बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर लो। ओके सुमिता दास एंड एवरीवन, थर्ड आंसर सही होगा। उनको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। पेट्रोकेमिकल्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक हैं, ठीक है, और ये कहां पे डिराइव होते हैं? एज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। देखो पेट्रोकेमिकल्स ये समझो कहां से निकलता है, आप ये समझो जो आपका क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को हम क्या करते हैं, कई बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू क्या करते हैं, हर लेवल पे अलग अलग नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और अक्सर देखोगे जहां जहां पे आपके पास ये पोर्ट्स होंगे, चाहे वो कोई भी पोर्ट हो, कांडला हो, ठीक है, वाइजैग हो, कोची हो, मैंगलोर हो, जहां जहां देखोगे, अगर आप देख रहे हो कि वहां पे आप देख रहे हो कि बाहर से वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, तो उसी के आसपास देखोगे कि रिफाइनरीज भी होंगी। उसका सिंपल मतलब क्या है? असल में क्या है, इंडिया क्या करता है, जब रिफाइनरी में आता है पेट्रोल क्रूड ऑयल, तो हम वहीं से क्या करते हैं, कच्चा तेल से हम अपना पेट्रोल डीजल एलपीजी निकाल लेते हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो हमारे यूज की नहीं है, वो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। मतलब हम उस क्रूड ऑयल से पहले अपना काम पेट भर रहे हैं, फिर उससे हम बिजनेस भी कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए अक्सर देखोगे जितनी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होंगी, अक्सर तुम्हें कहां मिलेंगी? वहां मिलेंगी जहां पे पोर्ट होगा, ठीक है। और यहां पे देखो इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, किसी को पता है कौन सी रिफाइनरी है यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी? हाँ हाँ, प्लास्टिक, अवनेंस सही आंसर है, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, पीवीसी, नायलॉन, सही आंसर। हाँ हाँ, बाकी सब वन शॉट करेंगे लेंगे एमसीक्यूज के लिए, और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे तो एमसीक्यू, हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, कर लेना। बस जितने 5 चैप्टर्स होने चाहिए वो आपके डायहार्ड होने चाहिए, राइट। चलो चलो जल्दी से इसका सॉरी, ये बताओ किसी को पता है इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पे है? ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, मोहम्मद आसिफ, रेस्पेक्ट प्रतीक सर। ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे जामनगर एक जगह है, ठीक है, जामनगर में क्या है, रिलायंस की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, सॉरी रिफाइनरी है क्रूड ऑयल की, राइट। चलो अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिसमैच, इसमें से कौन सा है जो मिसमैच है, जल्दी से बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल अविनाश, सही आंसर है जामनगर। नहीं नहीं, दिग्बोई नहीं होगा यार, दिग्बोई में तो सबसे ओल्डेस्ट है, मैंने पूछा था सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ है। अच्छा चलो ये बताओ इसमें से कौन सा जो मिसमैच्ड है, एंटरटेनमेंट के लिए मुंबई जाते हो, सॉफ्टवेयर के लिए बैंगलोर जाते हो, पेट्रोकेमिकल्स के लिए चेन्नई जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कानपुर जाओगे? इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर रॉन्ग, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप कानपुर नहीं जाओगे, तो कानपुर में आप किसके लिए जाओगे, अपने टेक्सटाइल्स के लिए जाओगे, राइट, टेक्सटाइल हो गया, या बाकी आप देखते हो कि जो भी वो क्या कहते हैं आप, टेक्सटाइल हो गया या कपड़ों के जितना भी सामान होगा, आप कानपुर के वहां पे जाओगे, ठीक। तो इसलिए कानपुर को मैनचेस्टर भी बोलते हैं इंडिया का, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ, करेक्ट आंसर, सबका सही आंसर है। रौनक क्या आंसर होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर क्या है, गलत, मिसमैच्ड है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अगला चैप्टर जो है वो मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक। चलो मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल्स आर द नेचुरल सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट केमिकल एंड डैश प्रॉपर्टीज, जल्दी। ठीक है, मतलब मिनरल्स वो होते हैं जिनके पास नेचुरल सब्सटेंस, जिनके पास डेफिनेट केमिकल और डैश प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी? बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, क्या होगा आंसर? बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, केमिकल एंड फिजिकल, ओके अच्छा। और चलो मिनरल्स आर नेचुरल, अब देखो भाई डेफिनेट केमिकल पहले से लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया अवनिंद, ठीक है, आंसर सिर्फ क्या होगा, फिजिकल, क्योंकि केमिकल तो पहले से लिखा हुआ है ना, राइट, फिजिकल, राइट। अब ये समझो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स जो एक पर्टिकुलर मिनरल होगा, ठीक है, उसकी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी जरूर होगी,
ठीक है। जब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि हर मिनरल की एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है, आप कभी ये नहीं कह सकते ये अगर सोडियम है तो हम इसको उठा के कहते नहीं 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 ये पोटेशियम है। क्यों? क्योंकि सोडियम की अलग प्रॉपर्टी होगी, केमिकल और फिजिकल दोनों, वैसे पोटेशियम की अलग केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। तो मिनरल्स जितने होंगे आप देखोगे उन सबकी क्या होगी, अलग ही केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, और वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है सबके लिए। अगर मेरे पास NaCl है तो उसकी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, और जो सोहा के पास NaCl होगा उसके पास जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होगी सेम चीज होगी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, डैश इज अ फेरस मिनरल। कौन सा इसमें फेरस मिनरल? क्या हो गया अमनिंद? सर सॉइल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन रेसिस्ट हो गया है बाय हार्ट, बट एक्स्ट्रा कौन सा करो समझ नहीं आ रहा। गो विथ क्लाइमेट हर्ष, क्लाइमेट इजी है। क्लाइमेट के आप एक बार हमारी एक वो वन शॉट देख लोगे, उसके बाद क्लाइमेट का कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप भूल रहे हो। ठीक है चलो, इसका सिंपल आंसर क्या, बहुत इजी क्वेश्चन था, आयरन। राइट, आयरन क्या है, आयरन इज अ फेरस मिनरल, साफ साफ पता चलता है, इसलिए आयरन का सिंबल क्या होता है आपको पता है, Fe। ठीक है Fe होता है, और Fe आपको पता है Fe फॉर फेरस। राइट, तो इसका सिंपल आंसर क्या है, आयरन ओर। चलो बढ़िया। और भी होते हैं ना फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स। किसी को पता है एक नॉन फेरस मिनरल का एग्जांपल दो जल्दी से, किसी को पता हो जल्दी बताओ, नॉन फेरस मिनरल। सर कॉपर। ओके चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी मिनरल्स आर, चलो इसका आंसर दो पहले, गुड क्वालिटी मिनरल्स आर डैश इन क्वांटिटी देन लो क्वालिटी मिनरल्स। हाँ मोहम्मद आसिफ, कौन सा रीजन प्रॉब्लम है तुम्हें? लेसर, राइट, लेसर होगा आंसर। जिंक, ओके सही आंसर, सही सही सही। चलो ठीक है, सिंपल क्या, गुड क्वालिटी मिनरल्स जितने होंगे वो लेसर इन क्वांटिटी होंगे, आपको पता होना चाहिए। जितने भी चीजें आपको पता है, जितने गुड क्वालिटी मिनरल्स हैं हमारे पास, उनकी इसीलिए उनकी क्वांटिटी क्या है हमारे पास, कम है। ठीक है, तो आप ये चीज पढ़ी होगी आप लोग ने, ये एक क्या कहते हैं वो भी है कि लोग बोलते हैं कि मिनरल्स के लिए कि क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी। मतलब जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी मिनरल्स की, जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतना कम मिनरल की क्वालिटी होगी। ठीक है, उतनी खराब क्या होगी, मिनरल की क्वालिटी होगी। राइट, और जितनी कम क्वांटिटी में होगा उतना अच्छा आपके पास क्या मिनरल होगा। तो अगर कभी आपके पास ये क्वांटिटी, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी, बिल्कुल अमरीन सही आंसर है। ठीक है ना, अरे क्लाइमेट रीजन में प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चे, आप एक बार वो तो करो, आप एक बार मेरी एक वन शॉट देख लो, आपको क्लाइमेट की कोई भी रीजन में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार देख के देखो मोहम्मद आसिफ, 1 घंटे के लेक्चर है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो ये जो है ना, अगर कभी ये क्वालिटी क्वांटिटी वाला क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन में ये इस चीज को अगर लिखोगे ना तो ये एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। ठीक है समझ गए, तो इस चीज को जरूर लिखना। तो इसका आंसर गुड क्वालिटी मिनरल्स क्या होंगे, लेसर इन क्वांटिटी होंगे, तब उनकी क्या होगी, क्वालिटी कैसी होगी, ऐसी होगी। चलो अगला क्वेश्चन क्या, ये इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मिनरल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। इसमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है? करेक्ट आयुष गुप्ता, बहुत इजी है वो चैप्टर, बस एक बार क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार मैं कह रहा हूं ना, मेरे कहने पे आप एक बार उस वन शॉट को देखो, आपको वन शॉट के बाद आपको लगे कि रीजनिंग का क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही तो आपको पता चल जाएगा। राइट, चलो सिंपल सीधे सही बात है अमरिंद, आंसर सही है आपका, क्या होगा, आयरन ओर। ठीक है, अगर इसमें कहीं पे सिलिका लिखा होता तो वो आंसर सिलिका हो जाता, क्योंकि अर्थ जो अर्थ की सॉइल है वो आप देखते हो एक तरीके से, या यहाँ पे पूछ लिया जाता अर्थ क्रस्ट की जगह ये बोल देते कि अर्थ के सॉइल में सबसे ज्यादा मिनरल्स कौन सा पाया जाता, तब आंसर क्या होता, सिलिका होता। राइट, ओके एकता, गुड आफ्टरनून। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है आप देख रहे हो, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मिनरल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट में क्या होगा, आयरन ओर होगा। राइट, वहां पे क्या होगा, आयरन ओर, सही आंसर। हाँ सही आंसर है अभिनंद, कि सॉइल कंसिस्ट ऑफ सिलिका क्लेन ह्यूमस, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन क्या है, विच ओर ऑफ आयरन इज रेडिश इन कलर, कौन सा है जो रेडिश इन कलर होता है? करेक्ट आयुष गुप्ता, बिल्कुल, वो मैं जान रहा हूं ना, मुझे पता है वो क्रिस्टल क्लियर कर देगा वो, इसलिए कह रहा था एक बार देखो। अच्छा, सुमिता दास ने कोल किसका आंसर दिया था, पुराना? नहीं नहीं, कोल कैसे हो सकता है, वो मिनरल ही कहाँ है, कोल तो मिनरल ही नहीं है भाई,
चलो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, किसने क्या दिया सबने, मैग्नेटाइट या हेमाटाइट, हेमाटाइट राइट, हेमाटाइट आंसर होगा। हेमाटाइट क्या होता है, वो आयरन होता है जो कि रेडिश इन कलर होता है। अच्छा ठीक है, इसमें से लेमोनाइट का कलर क्या होता है, किसी को पता है, अवनिंद्र? सर येलो। ओके बढ़िया, गुड। और मैग्नेटाइट का ब्लैक। बढ़िया, गुड गुड। चलो ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक ओर। इसमें किसको है जिसको ब्लैक ओर बोलते हैं? ईशांत आप क्या करो कि एक बार वो वीडियोस देखो, वन शॉट, अगर नहीं समझ में आएगा तो आपके लिए वो भी करवा दिया जाएगा, बट द थिंग इज दैट आपको एक बार देखना पड़ेगा। यस हीरो, दैट इज येलो, सही आंसर। ठीक है, इसमें से कौन सा है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक ओर बोलते हैं? मैग्नेटाइट, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर है। हीरो, सुमिता दास एंड अविनिंद्र, बिल्कुल सही आंसर। क्या है आंसर? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक ओर बोलते हैं। अच्छा ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, किसी को पता है? ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं? सर कोल को। कोल को बोलते हैं, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, कोल को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। चलो, डैश इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन दैट कंटेन्स मोर देन 70% ऑफ आयरन। कौन सा है जिसमें 70% ऑफ आयरन कंटेंट होता है? ठीक है, मतलब हम लोग ने क्या किया था, आयरन के जितने ओर से हम लोग ने, ओके शाउट आउट टू मयंक, हेलो। ठीक है, ये समझो, आप ये समझो कि हम लोग ने क्या किया था, आयरन ओर्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था कि चार टाइप के आयरन ओर होते हैं, और हर आयरन ओर को डिफरेंशिएट किस बेसिस से किया था कि आयरन का कंटेंट कैसा है। ठीक है, तो उसमें से कौन सा आयरन है जिसमें 70% से ज्यादा क्या होता है, आयरन होता है? ठीक है, ओके, सही आंसर क्या है, मैग्नेटाइट राइट। मैग्नेटाइट ही है जो कि हमने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, जिसका, हाँ आयुष बिल्कुल सही आंसर है, एक का सही आंसर है, क्या है, मैग्नेटाइट राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, अबाउट 90% ऑफ आयरन ओर इज यूज्ड टू मेक, मतलब इंडिया में जो आयरन ओर है उसका 90% क्या बनाने के लिए यूज होता है, जल्दी से बताओ। करेक्ट ईशान, 1। सोहा, करेक्ट, सोहा सही आंसर। अविनेंद्र बिल्कुल सही आंसर, जल्दी जल्दी। अबाउट 90% ऑफ आयरन ओर इज यूज्ड टू मेक, मतलब आयरन ओर जो इंडिया का है, हम 90% आयरन ओर का इस्तेमाल क्या बनाने में करते हैं, हीरो जो कि बोल रहे हैं स्टील। और स्टील क्या है, बिल्कुल सही आंसर है राइट। स्टील क्या है, स्टील सही आंसर है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सीधे आयरन का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, उसका स्टील बना देते हैं, स्टील का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बाकी अपने कंस्ट्रक्शन के यूजेस में राइट। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द मेन आयरन ओर एक्सपोर्टिंग इंडिया आर इन इंडिया आर मारमागुआ एंड, कहां से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आयरन ओर को? मतलब हम ये समझो कि इंडिया से आप जब आयरन ओर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो कहां कहां से? एक है मारमागुआ, दूसरा कौन सा है? ठीक है, दूसरा कौन सा है? विशाखापट्टनम राइट। दूसरा कौन सा है? विशाखापट्टनम। तो दो पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कांडला नहीं होगा यार, कांडला, विशाखापट्टनम बिल्कुल सही आंसर है, कांडला नहीं होगा, विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। रीजन बहुत ही सिंपल, क्या है आप ये समझो, दो पोर्ट्स हैं, एक नॉर्थ साइड है, सॉरी एक वेस्ट साइड है, और एक आपका ईस्ट साइड है राइट। आप देखोगे जैसे ये है, ठीक है, तो यहां से एक पोर्ट है जो एक्सपोर्ट करता है क्या, आयरन ओर, और एक यहां से पोर्ट है जो एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर। ठीक है, तो यहां वाले को हम क्या बोलते हैं, मारमागुआ बोलते हैं, और यहां वाले को क्या बोलते हैं, वाइजैग राइट। तो ये दो पोर्ट्स क्या हैं आपके एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही आंसर है मोहम्मद आसिफ, दैट इज विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, डैश इज द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। कौन सा है जिसको स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में इस्तेमाल करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा चुका हूं वैसे तो। ओके, अभिनंदन सही आंसर। ठीक है, मतलब आप ये जान लो कि स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को बनाने में आप जब जानते हो कि आयरन, जब आयरन ओर से आयरन को बनाया जाता है, ठीक है, जिसको हम पिग आयरन बोल रहे हैं, तो उसमें कई सारे रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। तो स्मेल्टिंग के लिए रॉ मटेरियल बहुत पर्टिकुलर है जिसको इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा है आपको पता होना चाहिए, वो कौन सा है, मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज बिल्कुल सही आंसर। ठीक, ओके आयुष सही आंसर, सही सही। ठीक है, तो ये समझो कि कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कि हमको पता है आयरन ओर तो इंपॉर्टेंट है ही, कोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मेल्टिंग के लिए आपका मैंगनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स बनाने के लिए आपका लाइमस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 3-4 मिनरल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आपके जब आयरन ओर से आप जब आयरन बना रहे हो तो।
ठीक है, तो जब हम ये पूछा जाए सिंपल क्वेश्चन, अगर पूछा जाता है यहाँ पे क्वेश्चन कि विच रॉ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फ्लक्स ऑफ एन आयरन ओर, मतलब कि वहां से जब आयरन निकल रहा है तो फ्लक्स जो बच जाता है उसको बाहर निकालने के किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, लाइमस्टोन लिख के आओगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मेल्टिंग में जब यूज कर रहे हैं किसको, आप देखते हो मैग्नीज को यूज कर रहे हो, राइट। चलो, मैग्नीज इज यूज टू मेक डैश टफ एंड रेजिस्टेंट टू रस्टिंग। मैग्नीज किसका इस्तेमाल किया जाता है टफ और रेजिस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है, मतलब मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, टफ एंड रेजिस्टेंट टू रस्टिंग, किसका यूज होता है, चलो स्टील सर। ओके, बिल्कुल सही आंसर है स्टील, स्टील राइट। देखो अगर मान लो यहाँ पे स्टील ना हो कि आयरन होता तब आप आयरन आंसर लिखते, बट अभी देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने आंसर चेंज करना। अब जैसे आयरन नहीं है तो आयरन से बिल्कुल मिलता जुलता क्या है, क्योंकि आयरन से ही हम स्टील बना रहे हैं तो स्टील आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैग्नीज का इस्तेमाल आयरन में भी होता है, आयरन के प्रोडक्शन में भी होता है। अगर मान लो आयरन ना होता, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, टफ एंड रेजिस्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही पढ़ा था कि भाई स्टील को टफ और रेजिस्टेंट कौन बनाता है, मैग्नीज बनाता है, ठीक। चलो, डैश इज यूज्ड इन ड्राई सेल बैटरीज, इनमें से कौन सा है जिसको ड्राई सेल बैटरीज में यूज किया जाता है, ओके ठीक है, इनमें से कौन सा मिनरल है जिसका इस्तेमाल करते हैं किसमें, ड्राई सेल बैटरीज में, राइट। सुमिता दास 4, बॉक्साइट नहीं यार, बॉक्साइट कैसे यूज होगा, कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हो तुम। अविनेंद्र क्या कहते हैं, ड्राई सेल बैटरीज में, राइट, ड्राई सेल बैटरीज में आप कॉपर का इस्तेमाल नहीं करो, उसका तो वायर बन जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैग्नीज, मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल आयुष सही आंसर है क्या, कि मैग्नीज का यूज होता है किसमें, ड्राई सेल बैटरीज में, ठीक। कॉपर का इस्तेमाल नहीं होता है, जिंक होता है शायद, हाँ जिंक भी होगा, ठीक है, क्यों, अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, ड्राई सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक, उसमें क्या होता है आप देखते हो कि जिंक का इस्तेमाल भी होता है, मैग्नीज का भी इस्तेमाल, कॉपर नहीं देखोगे वहां पे, ठीक है। एक ही मेटल थोड़ी ना यूज होगा, एक ही मिनरल थोड़ी ना यूज होगा, अब कई सारे मिनरल्स यूज होते हैं, बट उसमें कॉपर यूज नहीं होता, राइट, क्योंकि कॉपर क्या है, आप देखते हो कॉपर अगर वहां पे पहले से वो कंडक्ट करवा देगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक, कॉपर का इस्तेमाल नहीं होगा वहां। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, डैश इज अ मिनरल यूज्ड टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल एंड टू सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, इसमें कौन है जो हमारे बॉडी में क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है और इम्यून सिस्टम को क्या करता है, सही करता है, कौन है इसमें। अभी जैसे हम लोग को कोविड आया था, इम्यून सिस्टम के पीछे हम लोग पागल हो गए थे, ठीक है। ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम होता है, या ब्लैक गोल्ड आप उसको बोलते हो, क्या कहते हैं, कोल को, ठीक है। आयरन, ओके अब्रेन, तुमको लगता है आयरन का इस्तेमाल करते हैं हम किसमें, कि रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल एंड सपोर्ट इम्यून सिस्टम, पक्का, ठीक है। नहीं, मैं आयरन का इस्तेमाल नहीं होता, आयरन का इस्तेमाल आपकी बॉडी में क्या करते हैं, ब्लड को बढ़ाने का इस्तेमाल करते हैं, हम बोलते हैं ना और आयरन खाओ और आयरन खाओ तो ब्लड बढ़ेगा, बट ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल की बात हो रही है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने मेंटेन करने के लिए कौन यूज होता है, फिर से मैग्नीज, ठीक है। तो मैग्नीज ही है वो मिनरल जो आपके ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है, और आपके इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है, राइट, ओके। लिक्विड गोल्ड होता है, राइट हीरो, बिल्कुल, पेट्रोलियम क्या होता है, लिक्विड गोल्ड होता है, सर मैग्नीज है, राइट राइट राइट, अहमदी, अतीक, अतिका, राइट। चलो, मिनरल्स जो होते हैं आपको पता है कि मैग्नीज वो मिनरल है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करेगा और आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगा, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, एन एक्सेस ऑफ डैश इन प्लांट एंड एनिमल्स इज टॉक्सिक, इनमें से कौन है जिसके अगर प्लांट में एक्सेस हो जाए, ठीक है, वो टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज हो, अगर आपकी बॉडी में कोई भी चीज अगर एक्सेस में आएगी वो टॉक्सिक बन जाएगी, बट इसी तरीके प्लांट और एनिमल्स में एक ऐसा मिनरल है जो अगर बढ़ जाता है तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, कौन सा होगा, आयुष क्या होगा, मैग्नीज, पक्का, अवनिन नहीं पता, सर मैंगनीज। ओके ठीक है, मैग्नीज होगा, राइट। मैग्नीज अगर हमारी बॉडी में या प्लांट में या एनिमल में ज्यादा हो गया तो मैग्नीज क्या करेगा, टॉक्सिसिटी कर देगा, और आप देखोगे वो इंसान बीमार होना शुरू हो जाएगा। और पेड़ भी जो होता है, पेड़ में जब ये कोई मिनरल बहुत ज्यादा होता है तो पेड़ में क्या होता है, पेड़ में बीमारियां लगना शुरू हो जाती है, जैसे उसकी लीव जो होती है, ठीक है, ब्रेन को भी डैमेज करेगा, बिल्कुल ठीक। और क्या होता है, जब आप लीव्स देखते हो, कई बार आप लीव्स देखोगे तो लीव्स क्या होती है, ऐसे लीव्स पूरी ग्रीन है, बट अगर उसमें कोई मिनरल एक्स्ट्रा हो गया है, कोई मिनरल डेफिसिट हो गया, तो देखोगे लीव्स क्या होती है, छन्नी जैसे क्लियर हो जाती है, आर पार दिखने शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये तब होता है जब आप देखते हो कोई पर्टिकुलर मिनरल्स की कमी हो जाती है या एक्सेस हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश इज द अर्लीस्ट मेटल यूज्ड बाय अ मैन, इसमें से कौन सा मेटल है जो अर्लीस्ट सबसे पहले यूज किया है मैन ने,
ठीक है, इसमें से कौन सा मिनरल है जो सबसे पहले यूज किया है किसने, मैन ने? आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट और कॉपर। ठीक है, कौन सा है इसमें से? ऑलराइट, सो कॉपर। कॉपर ही सबसे पहला वो मेटल है जो मैन ने सबसे पहले क्या किया है, यूज किया है। बिल्कुल सिंपल आंसर क्यों है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कॉपर एज, है ना, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर बोलते हैं ना कि आयरन एज। तो सबसे पहले जो एज जब सबसे पहले डिस्कवर हुआ वो कॉपर डिस्कवर हुआ, राइट। तो कॉपर पहला मिनरल था, मेटल था जिसको यूज किया था मैन ने, राइट। अब उन्होंने क्या किया, मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। अब अगला चैप्टर कौन सा है, ट्रांसपोर्ट, राइट। अब ये देखो पहला क्वेश्चन, नेशनल हाईवेज आर मेंटेन्ड बाय CPWD, NHAI, NHDP, PWD। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। मतलब इंडिया में नेशनल हाईवेज को कौन देख रहा होता है, इंडिया में नेशनल हाईवेज को देख रहे हैं, ठीक है। इंडिया में नेशनल हाईवेज कौन देख रहा होता है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्या कहते हैं, सोहा अभिनंदन का है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। जल्दी से सोहा बताओ NHAI और क्या करता है, NHAI के बारे में बताओ जल्दी से। NHAI क्या काम करता है यार, छोड़ो NHAI छोड़ो, ये बताओ नेशनल हाईवेज क्या कर रहे हैं, नेशनल हाईवेज क्या होते हैं, जल्दी से सोहा। The national highways connect a larger cities to another cities and many development cities. क्या करते हैं, नेशनल हाईवेज क्या करते हैं, नेशनल कैपिटल्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, राइट। Yes, sir. नेशनल कैपिटल्स को और किससे कनेक्ट करते हैं वो, और सब मेन सिटीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से भी कनेक्ट करते हैं जिन स्टेट्स में होती है। और व्हाट अबाउट बॉर्डर एरियाज, सर वो तो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन वो तो अलग है सर। नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो क्या है, वो एक तरीके से बॉर्डर्स पे कैसे रोड बननी है, कैसे कनेक्टिविटी करनी, वो है। बट नेशनल हाईवेज देखोगे सारे के सारे बॉर्डर जितने कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, उनसे सबसे कनेक्ट है। तो आप देखोगे नेशनल हाईवेज जो होते हैं उनका ये भी काम है कि जितने बॉर्डर एरियाज हैं उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनते रखें। वो जो आप बोल रहे हो ना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उनका काम है बॉर्डर्स पे रोड बनाना, ठीक है, उनका काम ये है। नेशनल हाईवेज वो हाईवेज है, ये वो हाईवेज है जो आपके जितने बॉर्डर स्टेट्स हैं उन सबसे एकदम बॉर्डर तक लेके जाएंगे रोड को, ठीक है। चलो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, राइट ईशान। बिग सिटीज एंड हाईवेज मेंटेन बाय कंस्ट्रक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल हाईवेज को देखती है, मेंटेन करती है। अगला क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सा है जो सबसे सिग्निफिकेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब देखो, आपको वाटरवेज भी अच्छा लगेगा, एयरवेज भी अच्छा लगेगा, रोडवेज भी अच्छा लगेगा, रेलवेज भी अच्छा लगेगा, मगर मोस्ट सिग्निफिकेंट की बात करें, मतलब हेलो कापी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं हो गया यार, हो गया गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून हो गया, राइट। अब ये देखो, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। अब इसमें से कौन सा सबसे सिग्निफिकेंट है, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि भाई ये भी अच्छा है, रेलवे तो सबसे बढ़िया है, ज्यादा सामान एक साथ लेके जा सकते हो, बट सबसे सिग्निफिकेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, वो आपका रोडवेज होगा। बिल्कुल सही आंसर है सोहा, राइट। ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज नहीं, अविनेंद्र रोडवेज होगा, राइट, रोडवेज आंसर सही, बिल्कुल सर। सानवी, अहमदी एंड सुमिता दास, राइट, सबका आंसर क्या है, रोडवेज, रोडवेज बिल्कुल सही आंसर। अगला क्या है, दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कनेक्ट्स रिमोट एरियाज विद सिटीज। ये कौन सा है जो रिमोट एरियाज को सिटीज से जोड़ता है, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आपके रिमोट एरियाज को क्या करता है, सिटीज से जोड़ता है, ठीक। इसका आंसर सिंपल क्या होगा, रोडवेज होगा। ये समझो ना कि अच्छा रिमोट एरियाज क्या होते हैं, आपने पता है। यस सर, सर जो थोड़े हाई ऑल्टीट्यूड पे हो या फिर कुछ ऐसी कंडीशन हो जो एक्सेसिबल ना हो। ओके, रिमोट एरियाज वो एरियाज होंगे जिनको आप देखते हो, एक तो आपके जितने एक्सेस एरियाज हैं जहां से आप एक्सेस कर सकते हो चीजों को, वहां से थोड़ा दूर है, अनएक्सेसिबल, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। तो जितने भी सर हमारे रिमोट एरियाज में ट्रेन की मतलब वो नहीं बन सकती ना, क्या हो गया, मतलब प्रॉब्लम आ सकती, मतलब ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो नहीं बन सकता, इसलिए रोडवेज है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार देखो, अगर वहां तक ट्रेन पहुंच गई तो रिमोट एरिया कैसे हो गया, ये भी तो समझो ना। अगर वहां तक ट्रेन पहुंच गई तो रिमोट एरिया पहुंचा ही नहीं, हुआ ही नहीं वो, क्योंकि ट्रेन से कनेक्टिविटी हो गई। तो अगर कोई रिमोट एरिया है तो उससे अगर कनेक्टिविटी चाहिए, हाँ बैकवर्ड एरिया, बिल्कुल काफी ठीक है, बैकवर्ड एरिया जिसको कनेक्ट करना है तो पहले रोडवेज जाएगा। इसलिए एक गवर्नमेंट की योजना है जिसको हम बोलते हैं ना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। उसका सिंपल मकसद ये है कि जो एरियाज, जो गांव बहुत रिमोट एरियाज पे,
वहां तक भी हम क्या पहुंचा दें, ये रोडवेज पहुंचा दें। सिंपल काम यही है। क्यों? क्योंकि पता है हमको कि रोडवेज अगर होगा तो वो एरिया अपने आप थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट भी यही फोकस कर रही है अपनी कई सारी स्कीम्स के थ्रू। ठीक है, इसी तरह एक हाईवेज की भी स्कीम है, किसी को पता है? अभिनेंद्र सुहा, किसी को पता है हाईवेज की कोई स्कीम है इंडिया की? पता है सुहा? नो सर। ओके चलो कोई बात नहीं। देखो, एक तुम्हारी स्कीम हो गई ये गांव तक रोड पहुंचाने के लिए, क्योंकि रोडवेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम से पता चल रहा है। इसका मतलब क्या है? सारे गांव को क्या करना है, ऑल ओवर द रोड से कनेक्ट करना है। फिर इंडिया के अंदर भी अभी कई सारी सिटीज हैं जो नेशनल हाईवे से नहीं कनेक्टेड है। ठीक है, और एक्सप्रेसवे से नहीं कनेक्टेड है। एक्सप्रेसवे अभी अभी नया रिसेंट फैक्टर आया है, इससे पहले तो नेशनल हाईवे ही होते थे। तो नेशनल हाईवे क्या है कि आप देखोगे नेशनल हाईवे को कनेक्ट करने के लिए एक नई स्कीम आई है जिसको बोलते हैं भारत माला योजना। भारत माला योजना क्या करती है? वो सारे इंडिया को एक तरीके से सारे हाईवेज के से कनेक्ट कर देगी और कई कई थाउजेंड ऑफ किलोमीटर के हाईवेज बनाए जाएंगे। उसी तरीके से क्या है, इंडिया के सारे पोर्ट्स को भी कनेक्ट किया जा रहा है। मतलब जितने पोर्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, इन कांडला ये सारे पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। फिर यहां से क्या है, सारे हाईवेज कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं सागर माला। राइट, तो दो योजना, तीन स्कीम्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट वैसे तो है नहीं, बट ये समझ लो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। जब हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट एक चैप्टर नहीं है, ट्रांसपोर्ट इंडिया का बूस्ट है। राइट, अगर आप समझ रहे हो कि इंडिया को आगे बढ़ना है तो सबसे ज्यादा फोकस किसके करना है कि आपको देखना पड़ेगा। हाँ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी श्योर है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, देखो एनएचडीपी क्या है। एनएचडीपी आप ये समझो कि आप गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट किसी भी तरीके से आप आगे अगर बढ़ाना है देश को तो उसको पहले सबसे पहले किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट पे फोकस करना पड़ेगा। तो वो दो तीन चीजें हैं। पहली चीज क्या है, वो हम लोग ने एक देखा क्या, जिसमें बोलते हैं वो, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें क्या कर रही है, विलेजेस को रोड से कनेक्ट कर रही है। ठीक है, फिर दूसरी क्या है, इसको बोलते हैं भारत माला। ठीक है, भारत माला मतलब पूरे इंडिया को क्या करेंगे, माला से कनेक्ट कर देंगे, रोड के माले से, गार्लैंड ऑफ रोड्स। ठीक है, इसमें हाईवेज कनेक्ट हो रहे हैं। फिर तीसरा क्या है, सागर माला, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, अगर कभी इसमें क्या कर रहे हैं, सारे पोर्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर कभी एग्जांपल में लिखना हो ना तो इसको ऐसे लिखोगे ना तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं कि भैया अगर ट्रांसपोर्ट में गवर्नमेंट क्या कर रही है तो आप बताओगे गवर्नमेंट कई सारे इनिशिएटिव्स लेके आई है, कई सारे इनिशिएटिव्स लेके आई ताकि जो रिमोट एरियाज हैं वो भी कनेक्टेड हो, जो नए सिटीज हैं, जो अभी सिटीज डेवलप हो रहे हैं वो भी कनेक्टेड हो, जो पोर्ट एरियाज हैं जो कनेक्टेड नहीं है वो भी कनेक्ट हो। तो उन सबके लिए क्या है, ये सारी स्कीम्स है। राइट, चलो अब अगला क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर का क्या एडवांटेज हो सकता है? आई थिंक कल का क्वेश्चन आ गया ये, कोई बात नहीं। देखो क्या हो सकता है इसका आंसर। एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होगा आंसर? सुहा, तुम कल थे ना? कल नहीं थे? इसका आंसर बताओ जल्दी से। ओके शांत, क्रिटिकल थिंकिंग वाला कुछ नहीं है भाई। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग के अगर क्वेश्चंस भी आएंगे तो सिंपल चीज क्या है, वो होंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो आप ये मत सोचो कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग में आपको अलग से दिमाग लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है ना बस उसी के आसपास के क्वेश्चंस होंगे। मतलब जैसे आप ये समझो, जैसे आप अभी खाली पढ़ रहे सॉइल कंजर्वेशन, तो क्रिटिकल थिंकिंग में बोल दिया जाएगा कि आप 4 तरीके बताओ कि सॉइल कंजर्वेशन को कैसे करोगे। ठीक है, बस ऐसा क्वेश्चन आएगा। मतलब ऐसा क्रिटिकल थिंकिंग में वो थोड़ी ना आएगा कि अलग से सोच के बताना है। मतलब अगर बोल दिया जाएगा कि आपको उसमें रख दिया जाएगा, बस वो क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा। मतलब अगर बोल दिया जाए वेस्ट मैनेजमेंट, तो हाउ विल यू मैनेज द वेस्ट, बस ये होगा क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन। बाकी उतना टफ नहीं आने वाला जितना तुम सोच रहे हो, डर रहे हो। ठीक है, इसका आंसर सिंपल क्या, एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके वजह से सॉइल क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी उसमें। राइट, हाँ सामी, ये डेली सेशन है, अभी आपके बोर्ड से तो डेली चलेगा। राइट, बट उसके साथ क्या है, ये आप देख रहे हो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ा देता है उसके साथ। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, सॉइल के साथ बाइंड हो जाएगा और फिर क्या करेगा, वाटर को रिटेन कर रहेगा अपने पास। ठीक, चलो अब यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट द फॉलोइंग सिटीज। ठीक है, याद रखना आप लोग के चैप्टर जो हम लोग ने पढ़ाए थे ट्रांसपोर्ट चैप्टर, तो उसमें हम लोग ने देखा था कि भाई कई सारे एक्सप्रेसवेज आए थे। ठीक है, उसमें 3-4 एक्सप्रेसवे हमने पढ़ाए थे, बाकी हम लोगों ने कहा था कि भाई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप ये समझो कि कुछ जो इंपॉर्टेंट है शुरुआत के हम लोगों ने डिस्कस किए थे ना, उसमें कौन कौन से सिटीज कनेक्ट हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यमुना एक्सप्रेस किसको कनेक्ट करता है? हाँ हाँ बिल्कुल अभिनंदन, आंसर ज्योग्राफी से तो सबसे इजी है भाई। ज्योग्राफी में क्या है आपके पास वो जो पॉइंट है। अब जैसे बोल दिया गया कि थार डेजर्ट क्यों बना, आपने उसमें 50 लाइनें लिख दी और एक लाइन में लिख दिया कि भाई अरावली की वजह से बना, पूरा आंसर सॉल्व। मतलब जिसने 4-5 पैरा में समझाया होगा और तुमने एक लाइन में समझाया होगा ना, बिकॉज ऑफ क्या अरावली इज द, क्योंकि राजस्थान थार डेजर्ट जो है वो विंडवर्ड साइड है, वहां पे रेनफॉल नहीं ना। चाहती तो वही मैं कह रहा हूँ, अरावली। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि देखो इसमें क्या है, सिंपल लॉजिकल वाले आंसर्स होते हैं। साइंटिफिक है भाई, ज्योग्राफी
है सोशल स्टडीज का चैप्टर, बट है पूरा साइंटिफिक। मतलब आपको इसका आंसर पता है, ये लिख दो, आपको इतना एक्सप्लेन करना है। हिस्ट्री में जैसे आपको बहुत एक्सप्लेन करना है, सिविक्स में आपको बहुत एक्सप्लेन करना है, ज्योग्राफी में आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। सिंपल चीज जो पूछी गई है सिंपल लिख के आ जाओ। पूछा गया पॉन्ड या बोल दिया टैंक इरिगेशन कहाँ होता है, बिल्कुल हमको पता है साउथ में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां की जमीन कैसी है, वहां पे हम आराम से कैनाल नहीं बना सकते। बस सिंपल आपको ये पता होना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? ज्योग्राफी यस सर। इसलिए तो आसान है। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल क्या है? दिल्ली एंड आगरा, राइट। यमुना एक्सप्रेसवे किससे कनेक्ट करता है? दिल्ली एंड आगरा। इसी तरह आगरा एक्सप्रेसवे वो किससे कनेक्ट करता है, किसी को पता है? कौन सा? आगरा एक्सप्रेसवे किसको कनेक्ट करता है? इलाहाबाद को। इलाहाबाद को किससे? आगरा से। यस सर। ओके, पक्का? सुहा? सर ओके, आई डोंट नो। ओके कोई बात नहीं। फॉरगेटन बोल रहे हैं लखनऊ टू दिल्ली। नहीं नहीं नहीं, आगरा एक्सप्रेस से नाम से पता चल रहा है वो क्या करता है? लखनऊ टू आगरा कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद वो यमुना एक्सप्रेस से वहीं से कनेक्ट होके वो आपको आगरा टू दिल्ली लेके जाता है। वो दोनों आपस में कनेक्ट हो गए एक तरीके से। बट वो चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बुक में भी होगा ये क्वेश्चन, आगरा एक्सप्रेस वाला। चलो अगला क्वेश्चन क्या? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग कौन से सिटीज? जल्दी से। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वो हाईवे नेटवर्क है जो कनेक्ट कर रहे हैं कुछ मेजर सिटीज को। कौन कौन से? जल्दी। हाँ सानी, बिल्कुल सही आंसर। ओके सुहा, यू आर सेइंग 1 एंड अविनिंद्र सेइंग 2। जम्मू, कन्याकुमारी, जामनगर एंड दिल्ली। पक्का अविनिंद्र भाई? तो खतरनाक आंसर था। सर मतलब इतना पता है कि वेस्ट में पोरबंदर से कनेक्ट करता था, और भाई साउथ भाई में कन्याकुमारी से, और ईस्ट में सियाचर से, और नॉर्थ में श्रीनगर से। अच्छा ठीक है, मैंने तुमको क्वेश्चन वही मैं कह रहा हूँ ना भाई, ज्योग्राफी आसान तो है मगर इतनी भी नहीं जितना तुमने समझ लिया। तुमने क्वेश्चन ही नहीं सुना। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तुम आंसर किसका दे रहे हो? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अच्छा हाँ ना, सॉरी। है ना? वही मैं कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन में सुबह का आंसर बिल्कुल सही है, बाकी सबका भी सही है, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, मतलब 4 जो मेजर मेट्रोपोलिस हैं उनको क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। कहाँ कहाँ पे आप देखोगे। अब ये देखो, तब तक आपने जल्दी बता गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? अब तुम ही से पूछेंगे। सर जो सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट कर रहा है थ्रू सारे सिक्स लेन हाईवे। सारे सर मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को। ठीक है, कहाँ The कहाँ? only 4 metropolitan cities of India. ओके, ये 4 मेजर सिटीज जो हैं जिनको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर और कोलकाता, जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? हाँ ओके ओके चलो ठीक है ना। तो ये मेजर सिटीज हैं, इनको कनेक्ट करने का मकसद खाली इनको कनेक्ट करना नहीं था। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ने कैसे हेल्प की इंडिया के डेवलपमेंट में। अच्छा सुहा जल्दी बताओ, एक लाइन में बताओ कैसे हेल्प की इसने इंडिया के डेवलपमेंट में, पता है? बिकॉज सर और बाकी सारी जो छोटे छोटे स्टेट सिटीज थे उन सबको भी कनेक्ट करा है उसने मेट्रोपॉलिटन सिटीज से। है ना? सिंपल ये आंसर है। आप देखो इसी को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। किसी ने पूछा था ना कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं, व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? क्रिटिकल थिंकिंग ये आएगा कि हाउ यू कंसीडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हैज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो आप बता दोगे भाई कि ये जितने भी आपके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हैं उसने मेजर सिटीज को भी कनेक्ट किया है, और मेजर देखो ये मुंबई हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी पोर्ट है, यहाँ पे भी पोर्ट है। तो ये मतलब वैसे तो बैंगलोर में पोर्ट नहीं है बट कर्नाटका में तो पोर्ट है। तो क्या है, पोर्ट सिटीज भी एक तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गई, और बीच के जितने भी बैकवर्ड एरियाज होंगे वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए। तो एक तरीके से इसने क्या किया, पूरे इंडिया को एक हाईवे के थ्रू डेवलपमेंट करवाने के लिए हेल्प की। समझ गए? ये होता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। फिर आता है द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट। अरे यार ये बच्चों वाला, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अरे हटाओ इसको। ठीक है, दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज फ्री ऑफ ज्योग्राफिकल कॉन्ट्रैक्ट लाइक माउंटेन, रिवर एंड ओशियन। इसका आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, विद दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज फ्री ऑफ ज्योग्राफिकल कॉन्ट्रैक्ट लाइक माउंटेन, रिवर्स एंड ओशियंस। कौन है ये? सुबह रोडवेज? पक्का? श्योर? एयरवेज? ओके नैतिक। A4 रोडवेज। ठीक है, देखो सिंपल चीज क्या है, क्वेश्चन देखो सुबह, वही मैं कह रहा हूं ना, क्वेश्चन तुम लोग नहीं देख रहे हो, आंसर्स आते हैं बट क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। देखो दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज फ्री ऑफ ज्योग्राफिकल कॉन्ट्रास्ट, मतलब कॉन्स्ट्रेंट होगा, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट्स लाइक
माउंटेन, रिवर एंड ओशियन, मतलब आपके इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए ना ही माउंटेन आपको रोक सकता है, ना ही रिवर आपको रोक सकता है, ना ही ओशियन आपको रोक सकता है। तो रोडवेज आपका आपने अरेबियन सी से बनाने की सोच रहे हो, ठीक है, आप हाईवेज बनाने की सोच रहे हो क्या, कि मतलब कि हम पूरे अटलांटिक के नॉर्थ से अटलांटिक के साउथ तक क्या लेके जाएंगे, हाईवे लेके जाना है, ऐसा तो नहीं है। तो सिंपल चीज, एयरवेज तो क्या होगा, रोडवेज तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर क्या होगा, सिंपल एयरवेज। समझ गए सुहा, क्वेश्चन को समझो। अभी वही अविनीन ने भी वही किया था, क्वेश्चन नहीं देख रहे थे इस बार तुमने। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया इज इन द फ्रॉम, कहां है लॉन्गेस्ट वाटरवे? लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया, गंगा। अब ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस पढ़ना बिल्कुल जरूरी है भाई, अगर देखो प्रतीक, ठीक है, हाँ बिल्कुल जरूरी है। देखो सिंपल चीज क्या है, आप 5 चैप्टर्स ऐसा करो कि 5 चैप्टर्स को एकदम बाय हार्ट याद कर लो, क्योंकि 5 फैक्टर वो आते हैं ऑप्शंस में क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज के साथ साथ आपको क्या मिलता है, मैपिंग भी मिलती है। तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में पढ़ना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट वाटरवे ऑफ इंडिया क्या है, आपको पता है कौन सा, गंगा इलाहाबाद टू हल्दिया, सिंपल ये आंसर है। रीजन क्या है, अच्छा वाटरवे ऑफ इंडिया क्या होता है, अब जल्दी, क्या इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं? सर जिसमें मतलब पानी के अंदर पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर के अंदर हम ट्रैवल कर सकते हैं, और जो एफिशिएंट होते हैं पर टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अच्छा ठीक, अरे हमने डिसएडवांटेज थोड़ी ना पूछा था तुमको, हमने अच्छा। वही वही बात है भाई, क्वेश्चन क्या हो रहा है और आप आंसर क्या कर रहे हो। पता है तो सब कुछ थोड़ी ना लिखना होता है। क्वेश्चन सिंपल ये था कि व्हाट इज नेशनल वाटरवे या इनलैंड वाटरवेज क्या है, आपने डिसएडवांटेज भी बता दिया। एग्जाम में वो मत करके आना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जितना पूछा जाता है उतना लिखा होता है, ठीक है। चलो सिंपल आंसर क्या है, गंगा इलाहाबाद टू हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में क्या है, एक इनलैंड वाटरवे है गंगा में। हल्दिया कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, और इलाहाबाद यूपी में। तो यूपी से वेस्ट बंगाल तक क्या होता है, ये आराम से क्या होती है, गंगा पे ट्रेवलिंग हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो गुड्स बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, वो वहां से ट्रेवल किए जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आप ये समझ सकते हो कि जो आपका कॉस्ट है वो बहुत कम लगता है, ठीक है। ओके हीरो, नहीं ब्रह्मपुत्रा नहीं है भाई, ब्रह्मपुत्रा नहीं है, बिल्कुल नहीं, लॉन्गेस्ट नहीं है। चलो, इन इंडियन रेलवे द विथ ऑफ ब्रॉड गॉज, चलो हमको पता है ब्रॉड गॉज, नैरो गॉज ये सब होता है, कौन सा है जो ब्रॉड गॉज होता है, ब्रॉड गॉज की लेंथ बताओ जल्दी से। जल्दी, इंडियन इंडियन रेलवे द विथ ऑफ ब्रॉड गॉज इज, ठीक, सिंपल आंसर है इसका, ब्रॉड गॉज, नैरो गॉज, मीटर गॉज, ये हम लोग ने पढ़ रखा है, ठीक है। सिंपल आंसर क्या है, पहला क्या है, 1.676 मीटर, ठीक है। ब्रॉड गॉज क्या होता है सुहा, जल्दी। सर ब्रॉड गॉज होता है डिस्टेंस, मतलब रेल ट्रैक के बीच, मतलब दो व्हील्स के बीच का डिस्टेंस। अरे यार वो मैं समझ गया, वो तो है। ब्रॉड गॉज यूज कहाँ होता है, कौन से मतलब किस जगह पे यूज होता है, पोर्ट्स में यूज होता है? सर सर ब्रॉड ट्रेन में गॉज यूज होता जब है। यूज होता है, जब ट्रेन में यूज होता है, जब हम ट्रेन के ऊपर कोई बहुत ज्यादा हैवी चीजें रख के लेकर जाते हैं, जैसे कि बाइक्स हो गई, हमारी कार्स हो गई, ये सब चीजें लेकर जाते बड़े, हैं तब। ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, तो ब्रॉड गॉजेस होते हैं। चलो अब देखो, हम लोग ने क्या किया है, पीवाईक्यूज जितने एमसीक्यूज थे, है ना, अब सर एमसीक्यूज के आपने सबसे फर्स्ट चैप्टर कौन सा करवाया है सर आज रिवीजन? हम लोग ने मिनरल्स पढ़ लिया है, मिनरल्स इंडस्ट्रीज पढ़ ली है, और ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, 3 चैप्टर्स के हम लोग ने एमसीक्यूज देख लिए। ओके सर। अच्छा, कल वाली क्लास में तुमने एमसीक्यूज नहीं देखे थे ना शुरुआत के? तो यस सर, शुरुआत के रह गए थे सर, लास्ट के देख। ओके चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करें, हम लोग पीवाईक्यूज पे आते हैं। अब देखो जितने क्वेश्चन अभी हम लोग ने एमसीक्यूज में डिस्कस किए ना, वो देखोगे वो कहीं ना कहीं तुमको इसमें भी दिख जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग एमसीक्यूज वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे हम लोग पीवाईक्यूज वैसे नहीं देखेंगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई इसमें क्या लिखना है। हम ये देख रहे हैं कि पीवाईक्यूज के क्वेश्चन कैसे आते हैं। बस ये देखो, व्हाई इज आयरन ओर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। देखो पहला, सबसे पहला एमसीक्यू था कि इंडिया की वो बैकबोन किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री को। अब वहीं से आ गया व्हाई, मतलब एक ही टॉपिक वही एमसीक्यूज में भी आते हैं। और हाँ अभिनंदन बताओ। सर बिकॉज आयरन इंडस्ट्री प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू ऑल अदर इंडस्ट्रीज। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आयरन इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, बेसिक इंडस्ट्री भी बोलते हैं, राइट, है ना। तो ये सिंपल समझो, ये समझो, हम लोग ने यही इसी तरह कल भी देखा था कि जितने भी एमसीक्यूज थे वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि आपके पीवाईक्यूज जितने, ये सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 7 हम किसी सैंपल पेपर का नहीं है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन का है, ठीक है। पिछले साल में बोर्ड का पेपर है ये, तो बोर्ड के पेपर में देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा ये हैवी अंदर मगअप करने की कोशिश मत करना कि भाई सब रट ले। बस जितने पॉइंट्स पढ़े हैं, जितने पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए पढ़े हैं, बस उसी को रिवाइज करते रहना, ठीक है। अब मेंशन 2 यूजेस ऑफ आयरन ओर, अभी तो बच्चा बच्चा जानता है आयरन ओर का यूज क्या होता है, यूज सुहा जल्दी। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। क्या हो गया? द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। अच्छा ओके, और
और सर, हम्म, और सर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। हाँ बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। मतलब ये समझो ना कि इसमें कुछ भी आंसर्स लिख सकते हो। इसको बोलते हैं क्या, कि आपको क्या किया है आईसीएसई ने, फ्री हैंड दे दिया है कि आपको जो मन करे वो लिखो, बट सही सर लिखो। आयरन आयरन स्टील बनाने में यूज होता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में यूज होता है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक और है, बाकी आयरन प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है, जैसे नेल्स और स्क्रू वगैरह। बस देखो, तुमसे चार, दो पूछेगा तो तुम्हें चार बताए ना। मतलब आंसर्स बहुत आसान आने वाले क्वेश्चन, ये बोर्ड के क्वेश्चन है। वो सैंपल पेपर के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बहुत डराने के लिए होते हैं कि भाई बहुत हैवी आ गया, बहुत हैवी आ गया। बट ये क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा वो डरने की जरूरत नहीं। मेंशन एनी वन एग्रीकल्चरल एंड वन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सॉल्व बाय भाखरा नंगल डैम। हम लोग ने पढ़ा था भाखरा नंगल डैम वाले चैप्टर में कि भाखरा नंगल डैम कहाँ पे, अच्छा कौन सी रिवर पे है, सुहा जल्दी। सर महानदी पे। भाखरा नंगल डैम महानदी पे है पक्का। यस हीराकुड सर। हीराकुड किस रिवर पे है? सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ हर बार। जबकि पढ़ाया दो ही है उसी सर दोनों। भाखरा नंगल डैम सतलुज रिवर पे था क्या? हाँ, भाखरा नंगल डैम सतलज रिवर पे है, वो हीराकुड महानदी पे है, ठीक है। अरे तो ऐसे याद रखो ना, हीरा, हीरा इज फॉर महान, याद हो गया है ना। महान लोगों के पास हीरा होता है, तो ओके सर। हीराकुड डैम इज फॉर महानदी, याद हो गया है ना। और भाखरा दूसरा बचा, भाखरा नंगल, वो की सतलज पे है। तो क्वेश्चन देख रहे हो क्या पूछ रहे हैं, एक एग्रीकल्चरल यूज बताओ और एक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम जो उसने सॉल्व कर दी हो। तो सिंपल है, भाखरा नंगल डैम ने एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर दी होगी, आपको इरिगेशन के लिए पानी देके। सर और वाटर प्रोवाइड कर दिया एग्रीकल्चर करने के लिए। बस, और क्या किया है। और अगर बात करें इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की है, बताओ सुहा, कैसे इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम कोई डैम सॉल्व करता है। सर डैम ने अरे इलेक्ट्रिसिटी भाई बनी है सुहा, पानी से, वो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है। ओके चलो ठीक है, हाँ बिल्कुल, लाइफ साइंसेज सतलज इज आंसर, राइट। ठीक है, हाँ तो क्या है कि आप देखते हो भाखरा नंगल डैम में इंडस्ट्रीज के लिए क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, राइट। अब आता है, नेम द स्टेट दैट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, ये पता है किसी को? सर मध्य प्रदेश। पक्का? यस सर, शायद पक्का नहीं बालाघाट, हूँ। बालाघाट या कहाँ? ठीक है, इसीलिए भाई देखो, जितनी मेरी पीडीएफ थी ना, उसमें मैंने सिर्फ उतना ही लिखवाया है। जो पीडीएफ में क्वेश्चंस थे, पीडीएफ में जैसे हम लोग मैग्नीज पढ़ा था, तो मैग्नीज का जो स्टेट लीडिंग है, कोल का जो स्टेट लीडिंग है, आयरन का जो स्टेट लीडिंग है, वो इंपॉर्टेंट है, बस उतना याद करो। बुक में भाई 50 माइंस लिखी हुई, 50 माइंस नहीं आने वाली है, जो माइन लीडिंग है सर वो। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आंसर, राइट। ठीक, नेम द मिनरल ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया विच इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम, कहां पे सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है? सर मुंबई। मुंबई, हाय। सर यस मुंबई सर। और हाई। ओके ओके, सानवी एमपी, राइट, सानवी बोल रहे हैं एमपी। चलो, मेंशन टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग जियोथर्मल ओवर कोल। अच्छा, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? सिंपल वही वही बात है ना, एनर्जीज पता होनी चाहिए, एनर्जी हम लोगों ने पढ़ रखी है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है अभिनेंद्र, जल्दी। सर जो अर्थ की क्रस्ट की हीट को यूज करके बनाया जाए उससे एनर्जी। ठीक है, ओके सानवी, यू कैन गेट अवर पीडीएफ फ्रॉम अवर ऐप आईसीएससी कनेक्ट, ठीक है। और वो आपको सर ये भी कह सकते हैं ना कि क्या होगी? जो एनर्जी हमारी अर्थ के क्रस्ट में कैप्चर होके और बाद में उसकी बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी होकर फिर वो जियोथर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है सर। हाँ, जियोथर्मल एनर्जी सिंपली क्या है, ये वो एनर्जी है जो अर्थ की हीट है, बस ये समझो। अर्थ की हीट को क्या करते हैं हम, एज उसकी थर्मल एनर्जी, मतलब कि जो हीट है उसका यूज करते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, उसमें कुछ नहीं करते हैं। सिंपल चीज क्या है, देखो बताया था वैसे शायद मैंने। सर अर्थ के क्रस्ट के अंदर ना वो हम्म, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का डीके हो रहा होता है, उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, और स्टीम भी बन रही देखो, होती है। हाँ देखो, खाली रेडियो एक्टिव मटेरियल सोर्स नहीं हो सकते, क्योंकि हर जगह रेडियो एक्टिव मटेरियल है नहीं, ठीक है। रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ साथ आप देखते हो अर्थ की अंदर मैग्मा भी तो है, मेंटल भी तो है, यस सर, है ना, वही बोलना चाह उसकी रहा भी हूँ। हीट है, ठीक है। अर्थ की खुद की भी हीट है, और कई सारे मिनरल्स हैं, और प्लस क्या कहते हैं अंदर, आपको पता है एक पूरी साइकिल चल रही होती है मैग्मा की, उसकी भी हीट होती है। तो कई सारी हीट है जो अर्थ क्या करती है, ट्रैप करी रहती है। जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ क्या करती है, कई सारी हीट्स को मान लो यहाँ पे ट्रैप करके रखी हुई, यहाँ पे उसकी हीट है, ठीक। अब क्या होता है, मान लो यहाँ पे दो माउंटेन है, दो माउंटेन के बीच में क्या होता है, हल्का सा गैप हो गया, और कहीं से अगर हल्का सा गैप मिल गया इसको, तो क्या होता है, ये हीट हीट क्या करती है, निकलने की कोशिश करती है। जैसे निकलने की कोशिश करेगी, जहां से निकलेगी वहां से हम क्या करते हैं, वहां पे हम जियोथर्मल प्लांट लगा देते हैं। जियोथर्मल प्लांट का मतलब क्या है, सिंपल क्या करेंगे, वहां पे एक बहुत बड़ा पानी का सोर्स लगाएंगे, उस हीट से उस पानी को उबाल देंगे बहुत तेजी से, उसमें जो स्टीम मिलेगी, उस स्टीम से हम टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो हमसे कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि अर्थ भाई हीट बनाती रहेगी, बनाती रहेगी, बनाती रहेगी, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि अर्थ हीट बनाना बंद कर देगी। सिंपल चीज है, ओके। ये हो गया। मेंशन एनी वन डिसएडवांटेज यूजिंग ऑफ नेचुरल गैस ओवर सोर्स ऑफ पावर, एज अ सोर्स ऑफ पावर। भाई नेचुरल गैस हम लोग बहुत यूज करते हैं, बट उसका डिसएडवांटेज क्या है?
अविन? सर वो मतलब डेंजरस है, इन्फ्लेमेबल है, ओके ठीक है। प्रोन टू एक्सीडेंट्स। नहीं, अगर बात करें डिसएडवांटेज की बात करें तो ये समझो, प्रोन टू एक्सीडेंट तो सर सब वो कुछ। खत्म हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल सुबह सही आंसर क्या है? दे आर क्या? नॉन रेन्यूएबल, राइट। वो क्या है? नॉन रेन्यूएबल एनर्जी है, इस वजह से क्या होगा एक सर दिन। नेचुरल गैस वो होती है ना, एलपीजी वगैरह, हाँ एलपीजी होती है भाई, सीएनजी। एलपीजी सीएनजी सब खत्म हो जाएंगी क्योंकि सब क्या है? नॉन रेन्यूएबल गैसेस है। ठीक है। अच्छा, हाउ इज द रेसिड्यू फ्रॉम द बायोगैस प्लांट पुट टू यूज? अब देखो सिंपल क्वेश्चन है। अब ये समझो, लेस माइलेज नहीं बच्चे, लेस माइलेज कहां से आ गया? इसलिए थोड़ी ना हो गया वो। हाँ आप ये कर सकते हो, एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस एज अ सोर्स ऑफ पावर, हाँ लेस माइलेज लिख सकते हो, बट यहाँ पे क्या है मेन? अगर एक ही पूछा है तो सबसे मेन लिखा करो क्या है वो? नॉन रिन्यूएबल है। अब देखो जैसे क्वेश्चन है कि रेसिड्यू फ्रॉम द बायोगैस, तो आपको पता होना चाहिए बायोगैस प्लांट में रेसिड्यू क्या मिलता है? मेन्योर मिलता है। यस सर, सर उससे फिर उसे मेन्योर की तरह या फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। फ्यूल की तरह तो बायोगैस की गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, बायोगैस प्लांट में। हाँ यहाँ रेसिड्यू की बात हो रही। फिर क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इसीलिए कह रहे भाई पढ़ तुमने सब लिया है, याद तुमको सब हो गया है, अब क्वेश्चन नहीं देखोगे तो क्या होगा? तुम मिसमैच कर जाओगे, है ना। यहाँ पे भी देखो तुमने सर सर रेसिड्यू भी मैं तो जल सकता है थोड़ा सर बहुत। क्या हो गया? सर रेसिड्यू भी तो थोड़ा बहुत जल सकता है, उसमें थोड़े बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो होंगे ही बायोगैस के। अरे बिल्कुल होंगे, मगर तुम रेसिड्यू थोड़ी ना जलाओगे। रेसिड्यू तो तुम्हारा पूरा बन के मेन्योर के फॉर्म में आया ना, गैस थोड़ी ना आया। गैस अलग सर निकल। हाँ हाँ बोलो, सुबह 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 बोलो। सर इसका जो रेसिड्यू है वो हम यूज कर सकते हैं सॉइल फर्टिलिटी पर बढ़ाने के लिए। सॉइल फर्टिलिटी, वही वही इसका आंसर ही वही है ना। सिंपल देखो क्या होता है बायोगैस प्लांट में, ये ऐसा चैम्बर होता है, ठीक है। कैसे होता है? ऐसे होता है। यहां से क्या करते हैं आप, जितने ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको क्या कर रहे होते हो? इसमें फिल कर रहे होते हो। वो जब भर जाता है इसमें, वो क्या होता है फिर इसमें क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है एनारोबिक, पूरा सड़ता उड़ता है, फिर इसमें से क्या निकलती है? गैस निकलती है। गैसेस यहाँ ट्रैप हो जाती है चैम्बर में, और एक पाइप के थ्रू तुम्हारे घरों में क्या होगा? ये तुमको एक बायोगैस दे देगी, जिसका आप इस्तेमाल अपने सीधे स्टोव में कर सकते हो। ठीक है। फिर इसमें से जो बचता है वो क्या होता है? वो होता है मेन्योर आपका। वही होता है जिसको हम प्योरीफाइड फॉर्म क्या बोलते हैं, एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा था कि रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब जो आखिरी में बचता है उसका क्या यूज होगा? समझे अभिनंद? क्वेश्चंस में जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसका आंसर बताना होता है, राइट। ओके सर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। Why is the use of alternative source of energy becoming essential इन मॉडर्न टाइम्स? मतलब इस समय देख रहे हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरी टाइप ऑफ एनर्जीज की तरफ जा रहे हैं। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं सोहा? सर बिकॉज हम जो अभी करेंटली यूज कर रहे हैं वो नॉन रिन्यूएबल है, और वो एक टाइम आने के बाद एक्सटेंट हो जाएंगी। बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना, क्योंकि अभी की जितनी भी वो है आप देख रहे हो एनर्जी सोर्स, वो है नॉन रिन्यूएबल, राइट। अब वाटर वेस्ट की बात करते हैं। वाटर वेस्ट में भी क्वेश्चन देखो कि कितने आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देखो, विद रेफरेंस वाटर वेस्ट मेंशन टू एडवांटेज, अभी से बता दे रहे हैं। ज्योग्राफी में अगर कहीं पे आपकी बुक, आप बुक खोल रहे हो, वैसे तो आपकी नोट्स हमारे हैं ही, नोट्स में भी देखोगे मैंने क्या किया, हर टॉपिक के ऊपर एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर लिखवाया है। सिंपल चीज क्यों है? क्योंकि भाई बोर्ड्स में एडवांटेज डिसएडवांटेज के अलावा कुछ पूछता ही नहीं। देखो, एडवांटेज ऑफ रोडवेज, एडवांटेज ऑफ रेलवेज, एडवांटेज ऑफ एयरवेज, एडवांटेज ऑफ इनलैंड वाटरवेज, डिसएडवांटेज सबके सबके दो दो पॉइंट याद करना। तीन बिल्कुल मत करना, क्योंकि 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। एक क्वेश्चन भी 3 नंबर का नहीं होता, समझ रहे हो? तो सबके सिर्फ दो दो पॉइंट याद करना, ठीक। और मैक्सिमम 1 पॉइंट लिखने को आएगा। अगर 2 आ गए तो वेल एंड गुड, आपको आते ही। बस ये समझो कि भाई आपको क्या करना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज कहीं से कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। जितने पीडीएफ में लिखवाए हो तो बिल्कुल नहीं। एक टू एडवांटेज ऑफ इनलैंड वाटरवेज बताओ जल्दी से सोहा। सर सर वाटर वेस्ट हमारा जो है पॉल्यूशन नहीं करता है सर। और सर उसमें क्या बोलते हैं बहुत कम अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज होता है अगर बहुत ज्यादा ट्रेवल करने के लिए। चलो पहला हो गया आपका कि फ्यूल कम यूज होगा। इससे पहले क्या बताया था? और सर वो पॉल्यूशन बहुत कम करता है। ओके अभिनंद। सर एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, हम्म। और सर हैवी लोड्स इजीली ट्रांसपोर्टेबल हो सकते हैं, ओके। और ऊपर से ट्रैफिक कम होता है ओशन में। हम्म। और क्या होता है, हाँ, और ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कम होती है। और अगर कभी डिसएडवांटेज पूछ ले तब क्या बताओगे? एक डिसएडवांटेज बताओ जरा वाटरवेज का। सर एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ऊपर से फिर बहुत सारी सिकनेस, सी सिकनेस भी हो जाती है। भाई अच्छा देखो, अब खुद आंसर देखो तुमने क्या बताया, खुद आंसर देखो तुमने क्या बोला। हम वाटरवेज की बात कर रहे, तुम सी सिकनेस कहां से ले आए? सर तो सी के अंदर ही तो सी सिकनेस होगी। भाई इनलैंड वाटरवेज और तुम सी सिकनेस बता रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ? वन वे। सर सर ये हमारा वेदर की कंडीशन पे डिपेंड भी रहता है, ये भी हो सकती है इसकी डिसएडवांटेज। हाँ बिल्कुल। देखो अभी तुम समझे कि नहीं? तुम इनलैंड वाटरवेज के डिसएडवांटेज बता रहे थे, तुमने बताया कि हमको सी सिकनेस नहीं होगी या सी सिकनेस हो जाएगी, ऐसा कुछ बोल रहे हो। तो यस सर। तो भाई सी सिकनेस कैसे होगी जब तुम इनलैंड वाटरवेज कर रहे हो? सी सिकनेस तो तुमको सी में होती है ना, जब बहुत समय तक तुम सेलिंग कर रहे होते हो, तब तुम्हें सी सिकनेस होगी, ओके सर। है ना।
सर इसलिए इनलैंड वाटरवेज हमारे मतलब सर तो कहाँ इसका होते ये हैं आंसर ज्यादातर? होगा ना बस कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। टाइम कंज्यूमिंग होगा। सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है कि भाई हमारी सारी रिवर्स जो है वो पेरिनियल नहीं है, खाली पेरिनियल हाँ रिवर्स सर। में जितनी रिवर्स में पानी पूरे साल रहेगा सिर्फ वहां पे आप इनलैंड वाटरवेज कर सकते हो, बाकी हर जगह इनलैंड वाटरवेज नहीं कर सकते क्योंकि पानी नहीं है पूरे रिवर्स में। समझ गए? ये होगा पॉइंट। चलो ये बताओ, जब जैसे ये क्वेश्चन है, इवन दो ऑल मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन इंडिया येट रोड ट्रांसपोर्ट रिमेन द मोस्ट पॉपुलर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऐसा क्यों? रोड सर ट्रांसपोर्ट। हाँ बिकॉज इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। ओके, समझ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ वही वही चीज है जो हम लोगों ने एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ी थी, उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। मतलब उसी के चारों तरफ घूम रहे हैं क्वेश्चन, एडवांटेज डिसएडवांटेज एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब ये घुमा के पूछा गया, मगर बताना तुम्हें भी क्या है, यहाँ पे आपको रोड ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज ही तो बताना है ना? बस ये याद रखना, एडवांटेज बिल्कुल मत छोड़ के आना, ठीक? जैसे ये बोल दिया जाए रोडवेज इज नॉट वेल डेवलप्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के। सर बिकॉज वहाँ पे ऑल्टीट्यूड ज्यादा है, तो उस वजह से वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल है ठीक, टेरेन की वजह से। बिल्कुल यही आंसर लिखना था कि भाई वहां पे क्या है, हिमालयाज हैं और कई सारे बहुत डिफिकल्ट टेराइन है वहां पे, आप मुश्किल होगा आपको रेलवे पहुंचाना, तो वहां रोडवेज ज्यादा है वेल डेवलप्ड। समझ गए? सिंपल आंसर। अब जैसे क्वेश्चन है गिव टू एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ एयरवेज, मतलब इतने छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, सोचो। मतलब वही वही मैं कह रहा था ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज बिल्कुल मत छोड़ के जाना किसी भी चैप्टर का, वो वही क्वेश्चन सीधे पूछेंगे। अब जैसे ये बोर्ड का क्वेश्चन है टू डिसएडवांटेज ऑफ एयरवेज, सोहा जल्दी से बताओ एक। सर इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द वेदर। ओके कूल, और अरविंद एक। सर सर एक्सपेंसिव है ना ये बहुत। डिसएडवांटेज में हम ये बोल सकते हैं एक्सपेंसिव है, राइट? यस सर, इट कैन नॉट बी अफोर्ड बाय अ नॉर्मल मैन। हाँ बिल्कुल, वेद गुंजल कह रहे हैं कॉस्टली, बिल्कुल सही आंसर। हर्ष श्रीवास्तव सिंह सर वन शॉट वीडियोस कंप्लीटेड इजी है, थैंक यू। एक और चैप्टर करिए क्या? ओके ओके हर्ष, एक चैप्टर और आप देख सकते हो, कोई भी चैप्टर हो आपके पास। ऐसे में मैंने पूरी प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स क्लियर कर रखे हैं, जो नहीं समझ में आएगा उसके ऊपर आप देखोगे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है? बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप आईसीएससी कनेक्ट ऐप से भी ले सकते हो, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, डाउनलोड करो, रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स और 100 लेके आओ, सिंपल चीज, राइट? अब देखो ये एक और क्वेश्चन क्या है, रोडवेज आर इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। देखो ये एक पिछले साल का क्वेश्चन था, वो उससे साल पुराना क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, रोडवेज क्यों इंपॉर्टेंट है इस, अभी देखो यहाँ पे पूछा गया था कि रोडवेज क्यों पॉपुलर है ना? और यहाँ पूछा गया था, यहाँ पूछा गया रोडवेज क्यों इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो क्वेश्चंस नहीं चेंज होंगे, आंसर सबके सेम रहेंगे, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देंगे। तो ये याद रखो, जितना तुम लोगों को पीडीएफ में, इसलिए मैंने पीडीएफ बनवाई थी क्योंकि मुझे पता था कोई कौन से क्वेश्चन आने वाले, जितने एडवांटेज डिसएडवांटेज जितने हैं, ठीक है, वो याद जरूर कर लेना क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। ये 10 मार्क्स का जो पूरा सेक्शन आता है ट्रांसपोर्ट का, वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक? चलो वाई आर, अब देखो अभी अभी तुमने पूछा था ना इनलैंड वाटरवेज क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि साउथ में नॉन पेरिनियल रिवर्स है, क्वेश्चन आ गया वाई आर साउथ इंडियन रिवर्स नॉट आइडियल फॉर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। सिंपल आंसर क्यों? क्योंकि नॉन पेरिनियल है ना, सिंपल आंसर यस सर। नॉन पेरिनियल है। और प्लस हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि साउथ की सारे रॉक्स क्या हार्ड है, वहां आप कैनाल भी नहीं बना सकते हो, सिंपल चीज। 2 पॉइंट, एक नंबर का आंसर है, 2 पॉइंट दे दोगे बहुत मिल जाएंगे, पूरे मिल जाएंगे, राइट? अब जैसे अभी तुमने पढ़ा, अभी इससे पहले पढ़ा था हम लोग ने क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वो एयरवेज। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई नियरली 70% ऑफ इंडियंस डू नॉट यूज एयर ट्रांसपोर्ट। मतलब देख रहे हो, एक बार पूछ रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ एयरवेज, एक बार पूछ रहे हैं कि 70% ऑफ इंडियंस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सेम वही आंसर, ठीक है? क्यों? क्योंकि कॉस्टली है ना, प्लस वेदर पे डिपेंडेंट होता है। तीसरा क्या है कि वो डोर टू डोर सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है। मतलब डिसएडवांटेज फिर लिखने हैं, बस क्वेश्चन घुमा दिए। समझ रहे हो ना सुहा, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं? बहुत यस सर। चलो ठीक, बढ़िया। हार्ड इम्परबियल रॉक, सही, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? अब जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना रोड ट्रांसपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखो सिंपल, अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों होना चाहिए अभिनंदन, जल्दी? सर क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होगा उससे इकोनॉमी में हेल्प होगी। ठीक, और सर क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट, और अरे सर डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड देखो देखो प्रोवाइड भी। देखो तुमने जो पहला लाइन बताया ना, इसीलिए हाँ और सुहा, सर रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टेशन भी हो सकेगा, हाँ ट्रांसपोर्टेशन। वही वही देखो, एक मिनट सुहा मैं तुमसे पूछता हूँ अभी। देखो ये समझो कि इसका इस क्वेश्चन में तुमने आंसर सीधे पहली लाइन क्या बोली थी कि भाई ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। ये तो पहली लाइन में तुमने पूरा आंसर खत्म कर दिया। तो मतलब ऐसे बोल दोगे कि भाई हिमालयस क्या है, धरती पे कहीं पे हिमालयस होगा, मतलब पूरा ऐसे खत्म कर दिया, बात ही खत्म।
तो इतना थोड़ी ना फ्रैंक बोलना है कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पहली लाइन पे खत्म कर दो। ऐसे बोलो कि विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स पहुंच सकते हैं इंडस्ट्रीज में, ठीक है, लेबर्स पहुंच सकते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट्स हर कॉर्नर ऑफ द कंट्री पहुंच सकते हैं, तो ये होगा ट्रांसपोर्टेशन, तब इंडस्ट्रियल डेवलप होगा। आप सीधे बोल दो कि ट्रांसपोर्टेशन विल हेल्प इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो वो तो क्वेश्चन ही हो गया। समझ गए सोहा? अब बताओ। सर मैं यही बता रही थी सर। अच्छा ये बता रहे थे। अभिनीत तुम्हें समझ में आया कैसे आंसर लिखना होता है? यस सर। ओके ओके, हाँ सानवी बिल्कुल सही आंसर है। चलो ठीक है, अब ये देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट इज नॉट पॉपुलर एज लैंड ट्रांसपोर्ट। अब देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट इज नॉट पॉपुलर एज लैंड ट्रांसपोर्ट, क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि तुमको लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन क्या है, बट रियलिटी में क्या करना है, तुम्हें क्या बताना है इसमें सोहा? सर हमें बस एक एडवांटेज बतानी है रोड ट्रांसपोर्ट की जो वाटर के ज्यादा अच्छी हो। बस सिंपल क्या है, हम ये बोल सकते हैं सर, रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। ये स्पीड है, वाली सबसे इम्पोर्टेंट है। स्पीड ही है ना? यस सर। ठीक, तो मतलब समझ रहे हो, सिंपल वही एडवांटेज डिसएडवांटेज क्वेश्चन घूम गया। इसीलिए हर हर ट्रांसपोर्ट के सोच रहे हो वो ट्रांसपोर्ट चैप्टर, उसमें सिर्फ एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ने हैं, और रोडवेज में सिर्फ वो एक गोल्डन कोऑर्डिनेटर और एनएचडीपी वाला कुछ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं है, और 10 मार्क्स इसमें से कटने नहीं चाहिए, पहले बता दिया, ठीक है। अब देखो, रेलवे इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू एयरवेज, फिर वही एडवांटेज बताना है, ठीक। क्वेश्चन देख रहे हो, मेंशन वन डिसएडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट का डिसएडवांटेज बताओ। मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से, वो पूरे याद होने चाहिए बाय हार्ट। मैंने तुमको हर 2 सालों के 2 क्वेश्चन पेपर दिखाए, दोनों में देख रहे हो सिर्फ वही चीज पूछ रहे हैं, समझ गए? चलो अब देखो, अब आयरन ओर वाली की बात करते हैं। आयरन ओर में भी क्या होता है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, मतलब वेयर डू आयरन स्टील प्लांट्स गेट देयर सप्लाई ऑफ आयरन फ्रॉम। अगर ये पूछ लिया जाए, देखो 2 हम लोग ने पढ़े थे, एक हम लोग भिलाई वाला पढ़ा था, ठीक है, और हम लोग विशाखापट्टनम वाला पढ़ा था, 2-3 पढ़े थे, है ना, 2-3 पढ़े थे। आप उसमें देखो, बस ये पूछना होता है उनको आयरन कहां से मिल रहा है, स्टील मतलब कि उनको कहां से आयरन ओर मिल रहा है, बस ये बताना है। अगर जैसे तुम्हारे बुक में होंगे 3 या 4 होंगे, ठीक है, उन चारों स्टील प्लांट्स का बस तुम्हें ये याद रखना है। देखो हम लोग अभी ये डिस्कस नहीं कर रहे इसके आंसर्स क्या होंगे, हो सकता है तुम्हें आता हो सकता है ना आता हो, हम ये बता रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा है भिलाई और आयरन स्टील प्लांट है, इसके आयरन ओर तुम्हें कहां मिलेंगे, बस इतना याद रखना। जैसे आयरन स्टील वाला सेक्शन है, उसमें 3-4 तुम्हारे पास स्टील प्लांट्स होंगे, उन स्टील प्लांट्स का अभी, और याद रखो इन दोनों का अभी हम लोग ने क्या किया है, अभी इन दोनों का एमसीक्यू भी किया है ना अभिनंद और सुभाष? यस सर, दुर्ग से मिलेगा छत्तीसगढ़ में जो हाँ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। दुर्ग दुर्ग से मिलेगा, दर्ग नहीं दुर्ग होता है वो, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं ना, जो एमसीक्यूज हम लोग ने पढ़े थे बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो वहां पे 1 नंबर का एमसीक्यू और वही 1 नंबर का यहाँ क्वेश्चन, मतलब एक ही पॉइंट से 2 आंसर्स क्लियर हो गए। मतलब इसलिए कह रहा था कि जितने भी एमसीक्यूज ऐसे पढ़े नहीं, क्योंकि एमसीक्यूज छोड़ना नहीं है ना, एमसीक्यूज क्या करेंगे, एमसीक्यूज तुमको हेल्प करेंगे ये आंसर देने के, वन वर्ड वाले आंसर हैं ये सब, ठीक। अब जैसे कर्नाटका हैज डेवलप्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर ग्रोथ ऑफ सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री में ऐसा क्या हुआ है जो कर्नाटका में बहुत फेमस है? अच्छा कितने टाइप ऑफ सिल्क होते हैं पता है तुम लोगों को? यस सर, सर 3 टाइप के होते हैं शायद। कौन कौन से? सर एक तो चेरी चेरी होता था कुछ, एक मलबरी होता था, चेरी? और यस सर चेरी ब्लॉसम कुछ करके, नहीं भाई वो नहीं तो। नहीं 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 नहीं, चेरी ब्लॉसम नहीं होता। सुहा तुम्हें पता है कोई? नो सर। अरे ऐसे कैसे? सर मतलब वो वाला तो बताए जो सिल्क वॉर्म से बनता है। ओके, वो मलबरी था, एक टसार था, एक मूंगा था, ऐसा कुछ पढ़ा था हाँ हम सर, लोग? टसार भी था, हाँ मलबरी था। है ना, ये सब थे मलबरी सिल्क, ठीक है। तो कर्नाटका में ऐसा क्या है तो तुम्हें भी पता है। देखो दूसरी चीज ये याद रखना, अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज हो, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे ये सिल्क वॉर्म वाला क्वेश्चन है, सिल्क इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है, या कभी पूछ लिया जाए ये प्लांट यहीं पे क्यों होता है, और मान लो तुम्हें ऑन द स्पॉट क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा है कि भाई आंसर क्या लिखना है, तो ये लिख देना क्लाइमेटिक कंडीशंस, बिल्कुल सीधे आंसर लिख देना, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट पर्टिकुलर क्रॉप या दैट पर्टिकुलर सिस्टम या इंडस्ट्री इज डेवलपिंग देयर। अब जैसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि भाई कॉटन इंडस्ट्री मुंबई में क्यों डेवलप हुई, तो सिंपल लिख दो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोड्यूस इन द व्हिच आर प्रेजेंट इन द गुजरात एंड महाराष्ट्र रीजन व्हिच कंटेन्स ब्लैक सॉइल एंड दिस। मतलब आंसर तुम्हें नहीं पता है बट ये आंसर सही है, समझ रहे हो ना। ये याद रखना कि अगर ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर लोकेशन में ऐसा क्यों हो रहा है, या तो अगर वो इंडस्ट्री होगी तो रॉ मटेरियल घुसेड़ देना। जैसे पूछ लिया जाए कि आयरन इंडस्ट्री जमशेदपुर में क्यों है, तो सिंपल बता देना बिकॉज वी गेट द रॉ मटेरियल्स व्हिच आर द कोल, लाइमस्टोन, मैग्नीज फ्रॉम द नियर बाय रीजन। मतलब समझो आंसर करने का तरीका, अगर मान लो कभी ऐसा हो कि आंसर क्लिक नहीं कर रहा है तो उसमें आंसर ये लिख दिया, समझ गया आपने सुहा? यस सर। है ना, इस ऐसे ऐसे करके आना। अब जैसे विद रेफरेंस टू शुगर इंडस्ट्री आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब
व्हाई शुड दीज इंडस्ट्रीज बी लोकेटेड क्लोज टू द शुगर ग्रोइंग एरियाज, हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्यों शुगर यस सर, इंडस्ट्री। बिकॉज शुगर केन 48 आवर्स के अंदर प्रोसेस होना चाहिए, वरना उसके अंदर का सुक्रोज कंटेंट कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, वही आंसर है। ठीक है, तो अब देखो यहां से तुम्हें दो आंसर मिले। एक आंसर क्या है, 48 आवर्स में सुक्रोज कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रशिंग करवानी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन क्या मिल गया, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय शुगर इंडस्ट्रीज इन द इंडिया। अब पहला शुगर इंडस्ट्री का पहला प्रॉब्लम क्या है, यही तो है कि जितनी मिल्स हैं वो आपके फार्म्स के से पास नहीं है। 2 पॉइंट मिल गए इसी से, है ना, समझ में अरविंद, एक ही पॉइंट में दो यस क्वेश्चन। सर, और सर वेल मेंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। बस और क्या चाहिए। जैसे नेम एनी 2 प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, कौन से 2 प्रोडक्ट है, तो वाह। सर शुगर इंडस्ट्रीज के सर एक तो क्या बोलेंगे। ओके, नाजिया इज सर आस्किंग सर, कि, एक तो हमारी शुगर हो गई, एक हमारी जैगरी हो गई, ओके शुगर, जैगरी और सर वाइट, मतलब वाइट शुगर और ब्राउन शुगर। चलो ठीक, हाँ दो सही। ओके, नाजिया इम्तियाज इज आस्किंग कि सिर्फ बच्चे बोल कहाँ से रहे। ओके, तो नादिया दे आर स्पीकिंग थ्रू आवर ऐप जो आईसीसी कनेक्ट है, ठीक है, उसके थ्रू होगा। अगर आपको भी चाहिए मतलब कि आप 1-to-1 क्लासेस, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो ऊपर वाले नंबर पे, राइट। बाकी अब ये देखो, मेंशन एनी 1 लीडिंग शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द नॉर्थ इंडिया एंड 1 इन साउथ इंडिया, बताओ सुहा जल्दी। हाँ नाजिया, गुड, सही सही आंसर। सुहा जल्दी से, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया सर में मैंने ये अभी याद नहीं हुआ मुझे। ओके, अरे यार अपना यूपी, नॉर्थ इंडिया और सर साउथ, नॉर्थ इंडिया में यूपी हो गया, और साउथ में मतलब कर्नाटक वगैरह हो गया। कर्नाटक लगा दो बस। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर एक और क्वेश्चन भी तो पढ़ा हम लोगों ने कि भाई नॉर्थ इंडिया से इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री साउथ कैसे जा रही है यस ना। सर, बिकॉज साउथ में ह्यूमिड क्लाइमेट है, और सॉइल अच्छी है, ब्लैक सॉइल है जो फेवर करती है ग्रोथ उसकी, और फिर वहाँ पे मशीनरी अच्छी है, ठीक, और बढ़िया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है। ओके ठीक है, और प्लस क्रशिंग सीजन साउथ में ज्यादा लंबा है। यस सर, क्रशिंग सीजन एवरग्रीन है, हाँ हमेशा पूरे साल आपका, क्योंकि और देखो वहाँ के शुगर केन क्वालिटी भी अच्छी है, बिकॉज सुक्रोज वहाँ पे कंटेंट, उनको टाइम दिया जाता है बिल्कुल बिल्कुल। ग्रोथ के लिए। ठीक है, तुमने 4-5 पॉइंट बता दिए, आंसर्स में सिर्फ 2 पॉइंट याद कर रहे, तो 2 बेस्ट पॉइंट हमेशा देखो। तुम्हारा ज्योग्राफी में 100 लाने हो तो सिंपल तरीका क्या है, तुम्हारे पास जितने भी टॉपिक हैं उनमें जो सबसे बेस्ट 2 हैं वो याद होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो होगा किसी क्वेश्चन का 3 जाएगा या 2 जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें हर पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बेस्ट जो 2 होने चाहिए वो याद होने चाहिए। ठीक है, वो लिख के आना। चलो, अब वही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मुंबई को क्यों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब बनाया, उसी तरह अहमदाबाद, आपको पता है अहमदाबाद, है ना, आप देखते हो कि वो अहमदाबाद में क्या है, कई सारी, यस सर, बिकॉज वहाँ पे ब्लैक सॉइल है जिसमें कॉटन ग्रो करती है, क्लाइमेट कंडीशंस अच्छी है, बिल्कुल और बिल्कुल, फिर वो वैसे भी ट्रांसपोर्ट हब है, तो वहां से इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। ओके हाँ बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब कॉटेज इंडस्ट्रीज आर सिग्निफिकेंट फॉर अवर इकोनॉमी, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है सोहा। सर जो हम मतलब बहुत छोटे उससे बनाते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब जिसमें ज्यादातर सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही काम करते हैं, ठीक है, कॉटेज तो वही पूछा और वो अपनी फैमिली तक के लिए ही बस बनाते हाँ हैं। फैमिली के लिए बनाते हैं, सिर्फ फैमिली के लिए। मतलब नहीं, मतलब सर थोड़े उस पे ज्यादा हाई लेवल पे नहीं बनाती। ओके, कॉटेज इंडस्ट्री एक तरीके सर से, कॉटन इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होती है फॉर पीपल ऑफ रूरल एरियाज। हाँ रूरल एरियाज। यस सर। ओके, नाजिक डेली आस्किंग सर टोपोग्राफी के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। टिप्स बस नहीं है कि भाई सिंपल चीज क्या है, आप क्या करो कि इसको हमारे वीडियोस में आप देखोगे, आप हमारे क्या प्लेलिस्ट में देखोगे, आपको टोपोग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी की, उसमें आपको टोपोग्राफी मिल जाएगा, 1 घंटे की क्लास से आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आप बताइएगा, उसमें कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। फिर ये समझो, अब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आर यूजुअली लोकेटेड क्लोज टू ऑयल रिफाइनरीज। ये देखो, ये क्वेश्चन हम लोग ने एमसीक्यूज में भी सॉल्व किया था, सेम वही क्वेश्चन कहां आ गया, बोर्ड्स में क्वेश्चन आ गया, मतलब समझ रहे हो ना। इसलिए वैसे एमसीक्यूज आए थे तुम्हारे, जितने एमसीक्यूज थे तुम्हारे उतने एमसीक्यूज से आप देख रहे हो, कल भी यही हुआ था, जितने एमसीक्यूज थे हम लोग ने एमसीक्यूज कहीं और से बनवाए थे। ठीक है, और जो ये तो बोर्ड के क्वेश्चन है, तो अब देखो एमसीक्यूज और सारे बोर्ड के क्वेश्चन क्या हो गए, मैच कर गए। मतलब आप ये समझो कि भाई जितने भी बोर्ड्स के क्वेश्चन होंगे वो बहुत हाई लेवल का नहीं आने वाले, आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा के रात भर जाग के पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ो मत पढ़ो, बट थोड़ा स्मार्टली पढ़ो। ठीक है, हार्ड वर्क, अब वो समय गया कि जब आप हार्ड वर्क के पीछे पागल हो गए, स्मार्ट वर्क में आओ। आप पहला चैप्टर उठाओ क्लाइमेट, क्लाइमेट में आपको पता है कि भाई 5 फैक्टर्स याद करने, 5 फैक्टर्स याद कर लो, उसमें से हर फैक्टर के ऊपर कुछ जो रीजनिंग आता है, जैसे क्लोजर टू द सी, आपको पता है मुंबई और दिल्ली के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो सी के पास है और जो सी से दूर है, वहां पे क्लोजर टू द सी वाला रीजन लगना है, आंख बंद करके लगा देना। कोई ऐसा आएगा शिमला ठंडा क्यों है और उस सेम टाइम पे दिल्ली गर्म क्यों है, आपको पता एल्टीट्यूड का आंसर होगा। मतलब आपको रीजनिंग वाले क्वेश्चन बिल्कुल, क्योंकि बहुत आसान है, आपको पता है कि रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कैसा होगा, बिल्कुल हम लोग ने पढ़ भी चुके हैं, है ना। सुहा, कोई रीजनिंग वाले क्वेश्चन में दिक्कत है तुमको।
नो सर। नहीं है ना, बढ़िया। चलो ठीक है, तो हम लोग ने आज क्या किया, 3 चैप्टर्स और खत्म कर दिए, हम लोग ने टोटल 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए।